हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग ह्यूमैनिटीज में। मेरा नाम है शिवम शुक्ला और आज हम लोग एक और वीडियो लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, टॉप 100 एमसीक्यूज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम लोगों ने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ी, 3 पार्ट में इस वीडियो को हम लोगों ने बनाया और इस वीडियो में सब कुछ ए टू जेड लाइन बाय लाइन एनसीईआरटीज को एक्सप्लेन भी किया। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अब इसको इसको क्वेश्चंस में भी हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो साथ साथ याद भी करते जाएंगे, एक्सप्लेनेशंस के साथ इनको पूरा का पूरा कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग टॉप 100, ये जो टॉप 100 एमसीक्यूज है ये आपके एग्जाम में जो मिड टर्म आ रहा है इसके लिए बहुत जरूरी है। सबके सब इन 100 एमसीक्यूज को पढ़ के चले जाओगे, इससे बाहर कुछ नहीं आता। 90% क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं हम लोग इन 100 एमसीक्यूज की सीरीज को। ठीक है, थोड़ा फास्ट और थोड़ा सा तेज इस एमसीक्यूज में हम लोग बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट इन एमसीक्यूज को करने से पहले प्लीज एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आना, तभी इन एमसीक्यूज को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम इन वीडियो को। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि एलए एलए क्या थी। याद करो, मैंने जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो एलए जो थी एक मेजरिंग यूनिट थी, जो कि कहां पर यूज होती थी, किसकी, कपड़े की, क्लोथ की। एलए जो थी एक मेजरिंग यूनिट थी, किसकी, क्लोथ की। ठीक है ना, हम लोगों ने पढ़ा था जर्मनी में कि कैसे कैसे आप ये देखते थे कैसे जो वहां पे 1 LA इज इक्वल्स टू कहीं पे कुछ अलग सेंटीमीटर, कहीं पे कुछ अलग सेंटीमीटर की वजह से ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। तो एलए क्या थी, एक मेजरिंग यूनिट थी, किसकी, क्लोथ की। ठीक है, जोल्वरिन याद है, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ किसका, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ प्रशिया। ठीक है, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी इसको कहा जाता है जोल्वरिन। जोल्वरिन क्या था, तो जोल्वरिन था एक कस्टम यूनियन। ठीक है, 1834 में बना था, इसने इकोनॉमिक यूनिफिकेशन किया था, किसका, जर्मनी का। इसके तहत में क्या क्या हुआ था, करेंसीज को कम कर दिया गया था, याद आया वो वाला लेक्चर। ठीक है, तो इसके तहत करेंसीज को कम कर दिया गया था और इसके तहत बहुत सारे अच्छे काम किए गए थे, जैसे टैरिफ बैरियर को रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जोल्वरिन था। What do the saints, angels and Christ symbolize in the utopian vision? अब देखो आप फ्रेडरिक सोरियो की वो पेंटिंग याद करो। ठीक है, फ्रेडरिक सोरियो की वो पेंटिंग याद करो। उस फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग में देखो जो ऊपर ऊपर जो आपके क्राइस्ट, एंजल्स और सेंट्स बने हुए थे, वो क्या सिंबलाइज कर रहे थे। तो उस पेंटिंग में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उस पेंटिंग में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है, आपको पता है कि उसमें से क्या डिसाइड कर रहे थे, वो क्या बेसिकली सिंबलाइज कर रहे थे। तो वो सिंबलाइज कर रहे थे फ्रेटर्निटी अमंग नेशन, भाईचारे को सिंबलाइज करते थे। ठीक है, कि सारे अब नेशन स्टेट्स बन चुके हैं और अब सब भाईचारे से और यूनिटी से रहेंगे, तो वो यही सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द जंकर्स। अच्छा, जंकर्स कौन थे बताओ फटाफट से। एक क्वेश्चन, ये जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं ना, इनको आप एक बार प्लीज साइड साइड में लिखते भी जाना फटाफट से। ऐसे लिखो जंकर्स, जैसे साइड में आपने क्या किया, ये लिख लो, तो जंकर्स कौन थे, तो जंकर्स का आपने डाला लार्ज लैंड ओनर्स थे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब रिवाइज करने बैठोगे तो फटाफट से ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। तो लार्ज जंकर्स कौन थे, लार्ज लैंड ओनर्स थे, इस चीज को याद रखना। ठीक है, इन्होंने याद करो मोनार्की का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। ठीक है ना, फिर क्या लिखा है, विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। याद करो, ग्रीस को आजादी कब मिली थी, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था ग्रीस, याद है ना। 1821 में, याद करो 1821 से लेकर इसका स्ट्रगल शुरू हुआ और फाइनली 1832 तक इस स्ट्रगल को इन्होंने खत्म किया था। कौन सी ट्रीटी से, कॉन्स्टेंटिनोपल। कौन सी ट्रीटी से, कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी जो हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में, ट्रीटी ऑफ वर्साई 1919, सबको पता ही है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना से क्या हुआ था, कंजर्वेटिव्स वापस आ गए थे, है ना। बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिश करी गई थी और करे भी गया था। ट्रीटी ऑफ वर्साई तो कौन सी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जिसको आप कहते हो, वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को एंड करने के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुई थी। ठीक है, तो ये सारी ट्रीटीज हैं, इनको याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पार्ट्स कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। नेपोलियन को डिफीट करने वाले कौन कौन से थे, याद करो एक शब्द जो मैंने आपको बताया था, प्रैब। कौन कौन से, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। देख लो इनमें ऑप्शन में कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर है प्रशिया, कहाँ पर है प्रशिया, यहाँ पर है रशिया है, यहाँ इटली आ गया, ये वाला गलत हो गया। ठीक है, रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये रहा आपका आंसर सी। ठीक है, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। रोमांटिसिज्म क्या था, रोमांटिसिज्म मैंने आपको, याद करो अभी जब लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था। ठीक है, जिसने लोगों को यूनाइट करने की प्रेरणा दी, जिसने लोगों को इकट्ठा रखा, जिसने लोगों को मोटिवेट किया। ठीक है, रोमांटिसिज्म का नाम सुनते किसका याद आ जाता है, किसका नाम याद आता है, बिल्कुल सही, जोहान गॉटरे फ्रेड। ठीक है ना, इनका नाम याद आ जाता है।
रोमांटिसिज्म का नाम सुनते ही याद रखना, इसका नाम याद भी आएगा, भी आगे क्वेश्चन भी डाला हुआ है मैंने इनके रिगार्डिंग, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट वाज फंक्शनिंग इन फ्रांस बिफोर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1789? कौन सी थी? लुई 16 जो किंग था, वो किसका कैसा राजा था? वो कैसा राजा था? वो कैसा राजा था बताओ फटाफट से। मोनार्क, ठीक है ना। 1789 से पहले कैसी फंक्शनिंग थी? तो मोनार्की था उस दौरान, राजाशाही थी, तभी तो उसी को हटाने के लिए तो लोगों ने इतना बड़ा फ्रांस की क्रांति करी, ठीक है ना। इतना बड़ा रिवोल्यूशन का इसीलिए तो हुआ था, क्योंकि मोनार्की को हटाना था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कंसीडर्ड एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन? देखो, क्रैडल का मतलब क्या होता है पहले तो याद हो। क्रैडल का बेसिकली मतलब होता है सभ्यता। सभ्यता का मतलब होता है कि यूरोप जो यूरोप की सभ्यता है, जो यूरोप की सिविलाइजेशन है, उसका पालना। क्रैडल का मतलब होता है पालना। पालना मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे हिंदी में, अगर इसका मतलब होता है कि कहां से यूरोप की सिविलाइजेशन शुरू हुई बेसिकली, ठीक है, कि किस जगह से बेसिकली ये जो यूरोप की सिविलाइजेशन है स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो आप क्या देखोगे कि कौन सी जगह से? तो फ्रांस से शुरू हो रही है, इस चीज को याद रखना। तो क्रैडल ऑफ यूरोप सिविलाइजेशन किसको कहते हैं? फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस से ही सारी क्रांतियां शुरू हो रही हैं, फ्रांस से ही सारा रिवोल्यूशन और यूरोप में जो चेंजेस आने हैं वो शुरू हो रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट नेशनैलिटी। अब फ्रेडरिक सोरियो की अगर आप करेक्ट नेशनैलिटी देखोगे तो वो कौन सी है? सबको पता होगा सर, फ्रेडरिक सोरियो की जो नेशनैलिटी है वो फ्रेंच है, ठीक है। ही वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर, ही वाज अ फ्रेंच पेंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनलिज्म विच इमर्ज्ड एज अ फोर्स इन द लेट 19th सेंचुरी। अब एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं, लेट 19th सेंचुरी में चलते हैं और नेशनलिज्म को देखते हैं कि जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो किस हिसाब से थी। अब आप यूरोप में जाओ एक बार और थोड़ा सा पिछले चैप्टर्स को रिकॉल करो तो आपको वहां पे समझ आ जाएगा कि नेशनलिज्म नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद की जो भावना थी, जो राष्ट्रवाद की जो भूमिका थी, वो कैसे बन रही है, ठीक है। तो आ जाओ एमसीक्यूज देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री एंड इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर। राष्ट्रवाद ये भी हो सकता है कि अपने ही कल्चर, अपनी ही हिस्ट्री, अपने ही मतलब अपने ही कल्चर के बारे में, अपनी ही हिस्ट्री के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में एक प्रॉपर डिवोटी होना, तो वो भी राष्ट्रवाद है। सेकंड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री विदाउट अप्रिसिएशन फॉर अदर नेशन। देखो यहां तक तो ये पॉइंट सही है। अब ऐसे एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है? पहले आप ना एमसीक्यूज में सबसे पहले क्या तरीका करा करो, मैंने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में भी बताया था, सबसे पहले रिजेक्ट करने की कोशिश किया करो, जो गलत आंसर है उनको हटा दो, उससे ऑप्शंस में आपको कमी मिल जाएगी। जब ऑप्शन एक दो हो जाएंगे तो करने में, उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो सेकंड पॉइंट आप क्या देख रहे हो? स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री विदाउट अप्रिसिएशन फॉर अदर नेशन। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता कि दूसरे की अप्रिसिएशन नहीं करो, ऐसा कोई पॉइंट है नहीं। थर्ड, स्ट्रॉन्ग लव फॉर वंस ओन कंट्री एंड हेट्रेड फॉर अदर्स। बिल्कुल नहीं, हमें दूसरे के प्रति नफरत राष्ट्रवाद में नहीं सिखाई जाती, नेशनलिज्म में हमें नहीं सिखाया जाता ये बात। फोर्थ, इक्वली स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सबके लिए इक्वली डिवोशन होना, सबके लिए, तो वो राष्ट्रवाद थोड़ी हो गया। अगर आप हर एक कंट्री को रिस्पेक्ट कर रहे हो तो वो देशभक्ति नहीं है। आप अपनी कंट्री की, अपने हिस्ट्री की, अपनी कल्चर की अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो तो वही तो राष्ट्रवाद होगा, देशभक्ति वही तो होगी। तो नेशनलिज्म भी उसी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन, यूटोपियन सोसाइटी। सर यूटोपियन सोसाइटी तो हमने पढ़ा था, कहां पढ़ा था? फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग में पढ़ा था सर, उसने ना यूटोपियन सोसाइटी को बनाया था, याद है, ठीक है। तो यूटोपियन सोसाइटी क्या होती है? देखो, पहला, अ सोसाइटी अंडर अ बेनिवोलेंट मोनार्की। चलो देखते हैं, फिर हम इसको हटाएंगे। अ सोसाइटी दैट इज अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट, अ सोसाइटी अंडर द कंट्रोल ऑफ चूजन फ्यू वाइस मेन, और फोर्थ, अ सोसाइटी अंडर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले तो क्या हटाओगे? फोर्थ वाला। बच्चा सबसे पहले आसान वाला हटाता है और तुम लोग भी यही करने वाले हो, ऑब्वियस सी बात है। फिर देखोगे तो अ सोसाइटी अंडर द कंट्रोल ऑफ चूजन फ्यू वाइस मेन, ऐसा कुछ था? पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐसा कोई टॉपिक देखने को मिला है? नहीं, ठीक है, काट दो ना फिर। अ सोसाइटी दैट इज अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट, एक ऐसी सोसाइटी जो इमेजिनरी है। तो बिल्कुल सर, आप ही ने तो बताया था, है ना, क्या बताया था मैंने कि सर जो यूटोपियन है वो एक इमेजिनरी सोसाइटी है, ठीक है। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन तो हमारा पक्का हो गया। अब जरा ना सेकंड ऑप्शन टिक करते ही अब आप नीचे पहुंचो, थर्ड और फोर्थ आपने क्रॉस कर दिया। अब इस दौरान क्या करोगे? आप सेकंड को तो काट दोगे, डी को भी काट दोगे, है ना। अब कोई ऑप्शन में हमारा क्या बच रहा है? या तो सेकंड ओनली आएगा आंसर, या फर्स्ट एंड सेकंड आएगा। चलो, तो अ सोसाइटी अंडर अ बेनिवोलेंट मोनार्की, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। यूटोपियन जब आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें आपका ये लिखा होगा एक बेनिवोलेंट मोनार्की थी, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट वाला भी आपका यहां पर कट हो गया और आंसर क्या है? सेकंड ओनली। इस चीज को याद रखना, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए,
एमसीक्यूज को सॉल्व करने का तरीका जानो आप, ठीक है, कि कैसे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। कई आंसर्स तो आप चुटकियों में निकाल लोगे, जो नहीं आते होंगे कई बार उनके भी आंसर्स ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है, ऑप्शंस को डिडक्ट करके। पिक आउट द करेक्ट डेफिनेशन टू डिफाइन द टर्म प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट क्या होता था? प्लेबिसाइट सर, प्लेबिसाइट एक डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम होता था, याद आया? तो क्या लिखा है? इट इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच ओनली द फीमेल मेंबर्स ऑफ अ रीजन। नहीं, फीमेल्स का तो पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में कहीं बात ही नहीं करी गई है, उनको तो सिर्फ हटा ही दिया गया है साइड में, तो हम वहां पे तो उनकी बात ही नहीं कर रहे। प्लेबिसाइट एक डायरेक्ट वोट होता था बाय द फीमेल मेंबर्स ऑफ द मैट्रियार्कल सिस्टम। नहीं, plebiscite is a direct vote by only a chosen few form of total population of a particular region to accept or reject a proposal। अच्छा, आप फोर्थ देखो, प्लेबिसाइट एक डायरेक्ट वोट है बाय विच ऑल द सिटीजंस ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड। बिल्कुल सही। प्लेबिसाइट क्या है? एक डायरेक्ट वोट सिस्टम है जिससे ऑल द सिटीजन जो है, जितने भी सिटीजन हैं, उनको क्या बोला जाता था कि आप डायरेक्टली जाके वोट करो और एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो किसी सिचुएशन को, ठीक है। तो प्लेबिसाइट की का मतलब यही होता है। नेक्स्ट देखो, अर्न्स्ट रेनिन। अब जिन लोगों ने बॉक्सेस पढ़े हैं साइड के, मैंने बॉक्सेस पढ़ाए थे, अर्न्स्ट रेनिन का बॉक्स पढ़ाया हुआ है मैंने, तो उसमें इसका आंसर आपको मिलेगा। क्या लिखा है? अर्न्स्ट रेनिन बिलीव दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज नेसेसरी बिकॉज इट इंश्योर्स प्रोटेक्शन टू ऑल इनहेबिटेंट्स। अब देखो, इसमें आपको ना सबसे पहले वो बॉक्स पढ़ना पड़ेगा। तो अर्न्स्ट रेनिन क्या मानता था, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर दे देता हूं इसका। अर्न्स्ट रेनिन कहता था इट कि सबको, जितने भी इनहेबिटेंट सिटीजन भी हैं, जो लोग यहां पर नहीं भी रह रहे हैं, उनको भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए, ऐसा उसका, और उनको भी लिबर्टी मिलनी चाहिए, ऐसा उसका मानना था, ठीक है। वो क्या कहता था कि जितने भी इनहेबिटेंट सिटीजन है, उसका आप बॉक्स पढ़ोगे फर्स्ट पेज पे, जो आपका फ्रेडरिक सॉरी वाली पेंटिंग है, उसके राइट साइड पे आपको बॉक्स मिल जाएगा अर्न्स्ट रेनिन वाला, ठीक है। और वो क्या कहता था कि जितने भी इनहेबिटेंट सिटीजन है, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, लिबर्टी इंश्योर होनी चाहिए, ठीक है यार। In the print prepared by Frederick Soryu, a French artist, the Statue of Liberty dash the one hand dash in the other। तो क्या क्या था? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी याद करो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी याद करो, जो फ्रेडरिक सॉरी की पेंटिंग देख लो। फ्रेडरिक सॉरी की पेंटिंग से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं बोर्ड में? बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं, ताकि दिमाग में आप जब इनको पढ़ोगे ना, तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं छूटेगा, आपसे इस चैप्टर से कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि फ्रेडरिक सॉरी की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में क्या क्या था, याद करो। ऐसी पेंटिंग बनी हुई थी, एक हाथ में बुक किताब ली हुई थी, और एक हाथ में क्या था, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और इस हाथ में क्या था, चार्टर ऑफ राइट्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया, आपका आंसर क्या है? टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ जर्मन। अब ये क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इन चैप्टर्स को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, अगर हमें नहीं भी आता है तो भी ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो, पहली बात तो कुछ तो चैप्टर पढ़ के ही आओगे, तभी यहां पे बैठे होगे एग्जाम देने, ठीक है। ये जो एमसीक्यू 100 एमसीक्यूज की सीरीज करने बैठे, तो कुछ तो पढ़ के ही आयोगे, तो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है? देखो, सबसे पहली बात है, हमें ये देखना है कि स्टार्टिंग कहां से हो रही है, ठीक है। अब देखो, जब आप इसको देखोगे तो आप सबसे पहले यहां पर देखोगे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ रिजेक्टेड द डिमांड फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। सबसे पहला ये आ गया कि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने रिजेक्ट किया। अब क्या रिजेक्ट किया, तो अब हमें तो ये पता नहीं है, अब इससे पहले देखते हैं। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेन्ड, बिल्कुल सही बात है। ये कौन से सिनेरियो की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है जर्मनी का 1834 का, ठीक है, जब फ्रैंकफर्ट में सेंट चर्च ऑफ सेंट पॉल में एक पार्लियामेंट बना था, वहां के 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे, मार्च करते हुए कहां गए थे, राजा के पास गए थे। उस राजा ने क्या किया था, कैसर विलियम ने क्या किया था, उनको डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था ना। तो सबसे पहले सिनेरियो अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, सेकंड ऑप्शन। अब आगे बढ़ो, सेकंड के बाद आप देखोगे तो फर्स्ट वाला अपने आप आ गया, फ्रेडरिक विलियम, ऑब्वियस ही बात है, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, सबसे पहले कौन सा है, सेकंड 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 का है, लो आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ, देखो सबसे पहले क्या हुआ है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेन हुआ, उसके बाद फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने उसको मना कर दिया था, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। जर्मनी की यूनिफिकेशन में क्या हुआ था, 7 साल में 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी, ठीक है। और फिर फाइनली जर्मन एम्परर, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जब हो गया 1871 में, कब हुआ, 1871 में, जैसे ही जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशिया को क्या बना दिया गया था, किंग बना दिया गया था। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा सिनेरियो था, है ना। तो आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट, आपको एमसीक्यूज में जाके जो नीचे ऑप्शन है, सबसे पहले इनको रिजेक्ट करना है। आपने देखा फर्स्ट ऑप्शन तो पहले आ ही नहीं सकता, काट दिया। आपने देखा फोर्थ का तो आने का सीन ही नहीं है, जर्मन यूनिफिकेशन। सबसे पहले जर्मनी में क्रांति तो शुरू होने दो, 1848 का रिवॉल्यूशन तो शुरू होगा, तभी तो क्रांति, तभी तो जर्मनी में यूनिफिकेशन शुरू होगा, ठीक है ना। तो ये भी काट दिया, थर्ड वाला अपने आप कट गया, और बचा क्या आंसर, सी। क्लियर है?
समझ में आया आई होप आपको। चलिए नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेट ऑफ अकरेंस। अब देखो फिर से एक क्वेश्चन आ गया, कैसा एक क्वेश्चन ऐसे ही आ गया अरेंजमेंट वाला। सर ये अरेंजमेंट वाले बड़े टफ लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आज के बाद से टफ नहीं लगेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहला जो सिनेरियो हो रहा है, इसके डेट एक बार अगर जिन जिनको डेट याद है ना वो थोड़ा बताना मुझे साथ साथ। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी सही लिखा है मैंने, 1871, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। वियना पीस सेटलमेंट कब हुआ था, और नेपोलियन वॉर्स बिगिन कब हुई थी, नेपोलियन की लड़ाइयां कब शुरू हुई थी। नेपोलियन की वॉर जो है 1804 में नेपोलियन आया, उसके बाद जैसे ही यूरोप से की प्रॉब्लम चलने लगी उसके बाद ये वॉर शुरू हो गई थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखो क्या आ रहा है, तो सबसे पहले अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको कौन सा नजर आ रहा है, बताओ खुद एक बार मुझे इसका आंसर दो फटाफट से। देखो देखा जाए तो अगर आप यहां पर देखोगे तो सबसे पहले जो है वो क्या हो रहा है, नेपोलियन की लड़ाइयां शुरू हुई। नेपोलियन जब वॉर शुरू करेगा, है ना, नेपोलियन की जब वॉर शुरू होंगी, नेपोलियन ने यूरोप में जब कब्जा किया, है ना, तो उसके बाद क्या होगा, नेपोलियन से दो देश लड़ना आएंगे, देश लड़ने आएंगे, है ना, देश लड़ने आएंगे, नेपोलियन के साथ लड़ाइयां होंगी। किसकी लड़ाई होगी, बैटल ऑफ वाटरलू होगी, ठीक है। तो वो लड़ाई सबसे पहले 1815 में होगी, ठीक है। और बैटल ऑफ वाटरलू जब हो जाएगी उसके बाद क्या हो जाएगा, ट्रीटी ऑफ वियना साइन होगी। तो यानी कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, फिर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन पहले हुआ था, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अब यहां पर आप लगा सकते हो अंदाजा कि सबसे पहले देखो तो क्या हो रहा है, इसका आंसर तो थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट, ठीक है। ये हमें कहां मिल जाएगा, तो ये रहा थर्ड, ये रहा सेकंड, और इन्होंने सबसे पहले यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना, ठीक है। फोर्थ और फर्स्ट थोड़ा सा उल्टा लिख दिया गया है, क्योंकि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पहले होती है, उसके बाद इटली होता है, ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन का यूनिफिकेशन होता है, ठीक है, समझ में आया। एनसीईआरटी जब आप देखोगे खोलोगे तो उसमें जर्मनी का यूनिफिकेशन पहले लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली मैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्टली मैच पेयर देख लो, नेपोलियन क्या स्पेन से रिलेटेड था, नहीं सर, कहां से रिलेटेड था, फ्रांस से रिलेटेड था। गिस्बे गैरिबाल्डी फ्रांस से रिलेटेड, नहीं सर, कहां से रिलेटेड थे, कहां से रिलेटेड थे बताओ, इटली से। इटली में यूनिफिकेशन करवाया था गिस्बे गैरिबाल्डी ने, साउथ वाला एरिया जो था इटली का, है ना, उनको छुड़वाया था, किससे छुड़वाया था, बर्बन डायनेस्टी से, ठीक है। फिर बर्बन किंग्स की बात करते हैं, तो बर्बन किंग्स जो थे, बर्बन किंग्स कहां से रिलेटेड थे, तो ये फ्रांस से रिलेटेड थे, तो आंसर क्या बचा, ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है, क्या आंसर बचा, ऑटो वन बिस्मार्क। क्लियर हो गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड टू यूरोप इन डिजास्टर इन 1914। अब देखो 1914 में क्या हो रहा है कि नेशनलिज्म जो था वो इंपीरियलिज्म के साथ अलाइन हुआ, ठीक है। नेशनलिज्म जो था, इंपीरियल नेशनलिज्म मैंने आपको बताया था, देशभक्ति राष्ट्रवाद आपको पता ही है। इंपीरियलिज्म क्या होता है, जब एक कंट्री मिलिट्री की फॉर्म में अटैक करती है दूसरी कंट्री पे। तो 1914 1914 में क्या हो रहा है, पहले तो ये सोचो, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे, 1914 में क्या हो रहा है, 1914 में हो रही है वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है। और यही तो हो रहा है, एक कंट्री दूसरे पे क्या कर रही है, अटैक कर रही है, बाल्कन रीजन पे अटैक, बाल्कन रीजन के चक्कर में, याद करो बताया था लास्ट टॉपिक ही था, थर्ड वीडियो थर्ड पार्ट का, कि बाल्कन रीजन्स की वजह से एक कंट्रीज दूसरे उन पे कब्जा करने के लिए आपस में लड़ गए, तो इंपीरियलिज्म ही तो था। तो ये तो ठीक हो गया, आर देखते हैं। मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड व्हिच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स इन द 19th सेंचुरी बिगेन टू अपोज इंपीरियल डोमिनेशन। और आप यहां पर क्या देख रहे हो, देखो आप यहां पर क्या देख रहे हो कि जो कई सारी कंट्रीज जो थी वर्ल्ड में विच हैड नॉट बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन कंट्रीज, उस दौरान क्या हो रहा था कि कई जगहों पर यूरोपियन कंट्रीज ने कॉलोनाइजेशन नहीं किया हुआ था, ठीक है। बट धीरे धीरे फिर क्या होगा, जब इस युद्ध के बाद क्या होगा, धीरे धीरे कंट्रीज अपनी अपनी पावर्स बढ़ाना शुरू करेंगी वर्ल्ड वॉर वन के बाद। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन के बाद अपनी पावर बढ़ाना शुरू करेंगी, कॉलोनी स्टैब्लिश करना शुरू करेंगी। तो ये दोनों सही हैं, बट अब क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है, तो बिल्कुल नहीं है ना, एक्सप्लेनेशन का कहां है, देखो दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है कैसे भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। जो बाल्कन एरिया था वो बिल्कुल सही बात है, बाल्कन रीजन एक बाल्कन रीजन क्या थे, बाल्कन रीजन वो रीजन थे जहां पर जहां के रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता, स्लैब्स बोला जाता। ये किसके कंट्रोल में था, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे। ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, याद कर रहे हो सब, आ रहा है, रिकॉल हो रहा है। हाँ सर आपने कल बताया था, याद है, ऑटोमन एम्पायर का क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। डिसइंटीग्रेट होते ही ये सारे बाल्कन रीजन क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं,
जैसे ही ये बाल्कन रीजन टूट रहे हैं, तुरंत तुरंत क्या हो रहा है, जो यूरोप के जो अलग 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 नेशन है, अलग अलग कंट्रीज है, वो इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं ताकि इनको कंट्रोल किया जाए, है ना, इनके ऊपर कब्जा कर लिया जाए, और ये आपस में भी लड़ रहे हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ जाती है। ठीक है, तो बाल्कन रीजन जो थे ये एरिया ऑफ इंटेंस बिल्कुल था। द बाल्कन स्टेट वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर एंड होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। ऑब्वियसली बात है, ये आपस में भी लड़ रहे थे, मैंने अभी आपको बताया, इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट का एरिया भी बन गया। तो इसका आंसर क्या होगा, रीजन है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जलन थी एक दूसरे से, ये एरिया को ऑक्यूपाई करना चाहते थे, इसीलिए ये लोग क्या चाहते थे, इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया चाहते थे। ये लोग क्या करते थे कि जो बाल्कन एरिया है ये एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। A large part of Balkan region was under the control of Balkan region, किसके कंट्रोल में था, बहुत आसान, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। स्लैब्स वर द पीपल ऑफ, मैंने क्या बताया था, स्लैब्स किसके भी जो थे, स्लैब्स लोग जो थे, स्लैब्स जो है वो किसके लोग, तो बाल्कन रीजन के। बाल्कन रीजन में क्या क्या कहा जाता है तो देखते हैं। देखो, इनहेबिटेंट्स ऑफ रोमानिया, सही है, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेग्रो। तो ये तो सारे ही रीजन है सर, बाल्कन रीजन। तो इन्हीं के रीजन, इन्हीं के रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, इन्हीं पे रहने वाले लोगों को क्या कहते थे, स्लैब्स कहते थे। तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अब। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। द डैश वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन comprising मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, भी मैंने आपको इसका आंसर बताया, क्या होना चाहिए इसका आंसर, बाल्कन रीजन होना चाहिए। यहाँ के लोगों को बाल्कन रीजन पे थे ना। एक सेकंड, इस पे आ जाओ एक बार। द डैश वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग, हाँ ठीक है, बल्कि बाल्कन इसका आंसर। ठीक है, बाल्कन इसका आंसर। मुझे लगा पूछा गया है कि वहां के लोगों को, रहने वालों को क्या कहते हैं, तो मैं स्लैब्स, इसलिए मैंने पूरा आंसर पढ़ा। ठीक है, क्या आंसर है इसका, बाल्कन्स। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन हु वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। अब आ गया आपके पास क्वेश्चन किसका, एलिगरीज से। ठीक है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको मत छोड़ना। ठीक है, तो यानी कि अब देखो, जो क्राउन लीव्स होते हैं ना, ओक जो सर पे पहनते थे, ये कौन पहनता था, तो मैंने जब एलिगरी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको जर्मेनिया की पेंटिंग दिखाई थी, फोटो दिखाई थी, है ना, और उसमें आपने क्या देखा था कि उनके सर पे जो है ओक लीव्स का वो जो ताज था, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, जर्मेनिया, जिन्होंने ओक लीव्स का क्राउन पहना हुआ। ठीक है, तो वियर्स ऑफ क्राउन ओक लीव्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट स्टैंड फॉर विलिंगनेस टू मेक पीस। देखो, क्वेश्चन 25 में अगर आप देखोगे तो कौन सा एट्रीब्यूट ऐसा था जो विलिंगनेस टू पीस, मतलब अगर आप जर्मेनिया को देखोगे तो उसका कौन सा एट्रीब्यूट ऐसा था जो चाह रहा था कि पीस होनी चाहिए, कौन सा सिंबल ऐसा था। तो मैंने आपको बताया था कि जो सिंबल उसने तलवार पकड़ी हुई थी, उनके चारों तरफ जो लीव्स थी, वो यही चाह रहा था, विलिंगनेस टू मेक पीस। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आंसर, ब्रेस्ट ऑलिव ब्रांच अलोंग द सोर्ड, ये है इसका आंसर, कि जो ऑलिव ब्रांच थी ना उनकी तलवार के चारों तरफ, वो ये सिंबलाइज कर रही थी। तो देखो, इनके में हर एक चीज जो है एक सिंबलाइज कर रही है। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल यानी कि उनकी ब्रेवरी को सिंबलाइज कर रही थी, ब्रोकन चेन यानी कि फ्रीडम को, स्लेवरी को जो है एकदम मतलब स्लेवरी को हटाने की सिंबलाइज कर रही थी कि हाँ स्लेवरी अब हट गई है, वहां से अब गुलामी हट गई है। ठीक है, और ऑलिव ब्रांच विद अराउंड द सोर्ड क्या कर रहा था, विलिंगनेस टू मेक पीस। क्लियर है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस फोटो को आप देखो, अब यहां पे आप क्या देख रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज द इमेज ऑफ जर्मेनिया। अब देखो, अगर हम यहां पर देखेंगे ना, तो कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो बेस्ट सिग्निफाई कर रहा है जर्मेनिया को। ऑप्शंस क्या है, हीरोइज्म एंड जस्टिस, फोक एंड कल्चरल ट्रेडिशन, ऑस्टेरिटी एंड एस्केटिज्म, रिवेंज एंड वेनेगनेंस। तो देखो, इस फोटो को अगर आप जर्मेनिया की देखोगे तो ये सबसे ज्यादा क्या डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पे जो है हीरोइज्म को डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, और जस्टिस को डिफाइन करा जा रहा है ना। अगर आप इस पार्ट को देखोगे, इनके ओक को, इनके स्वॉर्ड को, तो आपको यहां से क्या समझ आएगा कि, और ये इनका ब्रेस्ट प्लेट जो था, इनको देखोगे तो इससे क्या समझ आएगा कि जो फ्रांस के लोग हैं, है ना, सॉरी, जो जर्मनी के लोग हैं, वो बेसिकली क्या चाह रहे हैं कि अब से जो जर्मनी है ना, ये एक एलिगरी तो है। एलिगरी में क्या होता है, एलिगरी मैंने आपको बताया था क्या होता है एलिगरी। एलिगरी का सीधा सीधा सा मतलब होता है बेटा कि जब आप किसी पेंटिंग्स के या फिर किसी स्ट्रक्चर के थ्रू, किसी एक मूर्ति के थ्रू, ठीक है ना, आप अपने देश की भावनाओं को बताना चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो कैसा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एलिगरीज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एलिगरीज जो है जर्मेनिया क्या दिखा रही है, हीरोइज्म एंड जस्टिस। ठीक है, चलिए, सिलेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरियाने। अब मेरियाने की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो आप, तो मेरियाने क्या पहनती थी, देखो मेरियाने की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, इन एलिगरीज को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, जर्मेनिया और मेरियाने को पढ़ना तो सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि सबसे पहले द रेड कैप, द ट्राई कलर और द कॉकेड। ठीक है ना, अब कॉकेड क्या होता है, ये रहा आपका कॉकेड। ठीक है ना,
और आगे देखते हैं, चलो अभी और देखते हैं। द स्वॉर्ड, तो मेरियाने के पास स्वॉर्ड थी? नहीं, मेरियाने के पास स्वॉर्ड नहीं थी, जर्मनी के पास स्वॉर्ड थी, तो ये तो ऑप्शन हट गया। द रेड कैप, द ब्रोकन चेन एंड द स्वॉर्ड, तो ये ऑप्शन भी हट गया। इसका आंसर क्या आ गया? 27 का क्या आ गया आंसर? ए, यानी कि द रेड कैप, द ट्राई कलर एंड द कॉकेड। ठीक है ना? ठीक है, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रांस? अब देखते हैं फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रांस के बारे में ट्रू जो चीजें नहीं है। तो पहला पॉइंट, शी वॉज नेम्ड मेरियाने, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। ठीक है। शी टुक पार्ट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अच्छा, क्या लगता है, लिया था? सोचो, दिमाग लगाओ, देखो देखते हैं अभी। शी वॉज द सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी, बिल्कुल सही बात है। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। अब आप बताओ क्या इसका आंसर हो सकता है? नॉट ट्रू पूछा है, जो सही नहीं है। देखो ये दो तो कंफर्म सही है। अगर आप यहां पे देखोगे, इस बी और डी की बात करोगे, तो हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। ठीक है। और अगर आप देखोगे बी, तो शी टुक पार्ट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो क्या एलिगरी जो थी, इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक पार्ट थी? देखो मैं बताता हूँ। एलिगरी जो थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट थी, बिल्कुल। फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही तो इनको एक तरह से हमने एलिगरी बना के रिप्रेजेंट किया था। ठीक है ना? तो ये तो थी पार्ट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पर क्या गलती है, बहुत माइनर सी गलतियां पकड़ना। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात होती है यहां पर। ठीक है ना? कौन कौन से फीचर्स थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से? कौन कौन से फीचर्स निकले थे? तो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जैसे फीचर्स निकले थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहां पर सही नहीं माना जाएगा। क्लियर है कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? देखो टफ क्वेश्चन भी डाले इसमें मैंने, थोड़ा सा कहीं ना कहीं इतने इतने से ऑप्शंस में भी गलतियां निकलेगी। इसी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करोगे तो बोर्ड में आप सारे क्वेश्चन सही करके आओगे। ठीक है, चलिए। द पोस्टेज स्टैम्प शोज द फीमेल एलिगरी मेरियाने, विच कंट्री डज शी रिप्रेजेंट? आसान है, फ्रांस। द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रे विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज? तो कौन कौन सा? लिबर्टी था, जस्टिस था, रिपब्लिक था, है ना? तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये वाले आइडियाज थे इनके तीनों, है ना? तो कौन से फीमेल, द फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो बेसिकली फीमेल एलिगरी को यूज किया था, वो तीनों आइडियाज को ही रिप्रेजेंट किया इन्होंने। लिबर्टी को भी रिप्रेजेंट किया फीमेल एलिगरी के थ्रू, जस्टिस को भी रिप्रेजेंट किया है, और रिपब्लिक को भी रिप्रेजेंट किया है किसके थ्रू? फीमेल एलिगरी के थ्रू, यानी कि मेरियाने के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ आप। When an abstract idea, for instance, greed, envy, freedom, liberty is expressed through a person or a thing. अब देखो वही सेम चीज मैंने आपको क्या बताया था अभी। एलिगरीज क्या होती हैं? वो बेसिकली एक इंसान या एक चीज के थ्रू अपने आइडियाज को या अपने देश की देशभक्ति को एक्सप्रेस करने की चीज होती है। ठीक है, तो एक ऐसा अब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिसमें जिसमें ग्रीड हो, एनवे हो, फ्रीडम हो, लिबर्टी हो, ठीक है ना, एक्सप्रेस करी गई हो किसी इंसान के थ्रू, ये फीचर्स थे जो आपने एलिगरीज के थ्रू एक्सप्रेस करे, है ना? तो इसको क्या कह दिया जाएगा? एलिगरी। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पे चलते हैं। आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूके, कब किया गया था? याद करो फटाफट से। 1707 का वो सिनेरियो याद करो, जब क्या किया गया था? यूनाइटेड के आपका यूनियन एक्ट आया था। यूनियन एक्ट आया था। यूनियन एक्ट के आते ही क्या किया गया था कि स्कॉटलैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया गया था। ठीक है, और जब स्कॉटलैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया था, तो आयरलैंड को भी बाद में इन्होंने अपने अंदर अपने कंट्रोल में लिया था। कब लिया था? 1801 में, याद रखना इस टाइम को। कब लिया था? 1801 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस ओवर आयरलैंड? कैथोलिक रिवोल्ट हुआ था, याद करो, मैंने जब पढ़ाया था कि मैं जब आपका यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन पढ़ाया था, तो जब यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन पढ़ाया था, तो आपने उसमें क्या देखा था कि कैसे जो है वहां पे एक बंदा जो है बहुत उभर के आया था, जिसने बेसिकली ब्रिटिश के डोमिनेंस में, आयरलैंड के ऊपर जो ब्रिटिश का डोमिनेंस हुआ था, उसके खिलाफ बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी। ठीक है ना? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था लॉर्ड बायरन। याद रखना क्या नाम था उसका? लॉर्ड बायरन, जिन्होंने बहुत ज्यादा ही आवाज उठाई थी और इसके खिलाफ इनको सजा भी मिली थी लॉर्ड बायरन को। ये क्या चाहते थे? ये कैथोलिक्स के रिवोल्ट्स के अगेंस्ट में थे। ठीक है, ये प्रोटेस्टेंट्स और ये बेसिकली प्रोटेस्टेंट के साथ थे, और ये चाहते थे कि ये जो लड़ाइयां हैं ये थम हो जाए, और जो ब्रिटेन का, जो ब्रिटिश का, जो जो उनका जो आप कह सकते हो कि जो पावर अपनी जो वो दिखा रहे हैं सबको ऊपर, ठीक है ना, जो अपने कल्चर को थोपना चाह रहे हैं, वो चीजों को वो बंद कर दे। ठीक है, चलिए। तो ये जो लॉर्ड बायरन कौन थे? ये कैथोलिक थे। ठीक है, ये कैथोलिक थे, है ना? और ये किसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे? ये ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, कैथोलिक्स के साथ और कौन थे? प्रोटेस्टेंट्स भी थे, है ना? लेक्चर्स पढ़ के आए हो तो बिल्कुल आपको ये चीजें याद आ रही होंगी।
ठीक है, रिलेट करते हुए चलना सारी चीजें, क्वेश्चंस की जिम्मेदारी मेरी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द एक्ट ऑफ यूनियन। देखिए अभी बात करिए एक्ट ऑफ यूनियन 1707 की, आइए पढ़ते हैं। इट वॉज एन अग्रीमेंट बिटवीन द इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। क्या ये अग्रीमेंट था बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड? अच्छा। इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन इंग्लैंड एंड आयरलैंड, है ना। इट रिजल्ट्स टू द फॉर्मेशन, देखो सी तो सही है, फॉर्मेशन ऑफ यूके हुआ था ग्रेट ब्रिटेन का। ठीक है, डी क्या है? इट गेव इंग्लैंड कंट्रोल ओवर स्कॉटलैंड, बिल्कुल सही बात है। इंग्लैंड ने, याद करो, अपनी कल्चर को, है ना, अपने रिलीजन को थोपना शुरू कर दिया था स्कॉटलैंड पे, उनको सप्रेस करना शुरू कर दिया था इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, और ये भी सही है, अग्रीमेंट था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, लेकिन इट वॉज एन एग्रीमेंट, इंग्लैंड और आयरलैंड का इसमें कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि वो 1801 में हुआ था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए। Which one of the following was among the symbol of the New Britain when a new British nation was forged through the propagation of a dominant English culture? देखो कौन कौन सा सिंबल इनका जो था बेसिकली वो नहीं था। तो देखो, यूनियन जैक जो था ये इनका क्या था? ये फ्लैग था। गॉड सेव आवर नोबल किंग क्या था? इनका नेशनल एंथम था। ठीक है, इनका नेशनल एंथम था। और इंग्लिश लैंग्वेज तो इनकी भाषा थी जिनको इन्होंने चारों तरफ प्रमोट किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो कौन सा था इनका सिंबल जो न्यू ब्रिटेन का था? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन 36, असर्शन रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग थोड़ा सा दिमाग दिमाग से पढ़ना, क्योंकि बच्चा एक एक क्वेश्चन को, एक एक शब्द में इसमें फर्क आता है। ठीक है, और एक एक शब्द को गलत पढ़ के आ जाता है और उससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये एमसीक्यू का बेसिकली एक अपर पार्ट है। ठीक है, चलिए, असर्शन क्या होते हैं? असर्शन, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन। जब ब्रिटेन को पढ़ा रहा था मैं आपको, मैंने तुरंत तुरंत सबसे पहली लाइन बोली थी कि जो ब्रिटेन में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये तुरंत कोई चेंजेस नहीं है, कोई अचानक से आए हुए चेंजेस नहीं है। ये चेंजेस बहुत समय से आ रहे थे। ठीक है, बहुत समय से चल रहा था, लेकिन अब इन पे काम होना शुरू हो गया था। तो ब्रिटेन में क्या लिखा है? द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपीवल। तो बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? रीजन देखो, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। अगर देखो बात करो तो नेशनलिज्म का सबसे पहला जो राष्ट्रवाद की जो सबसे पहली जो झलक दिखती है हमें कहाँ दिखती है? फ्रांस में दिखती है 1789 में। ये भी रीजन सही है, लेकिन क्या ये आपस में रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु इज शोन इन दिस पिक्चर सिटिंग ऑन द नीज। देखो बताओ ये कौन है? तो अगर आप देखोगे तो ये कौन है? ये किंग है। ठीक है, ये किंग है। कौन से किंग है ये बताओ? कौन है ये किंग? इनका नाम मुझे बताना जरा कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, इनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, और ये कौन है? ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली चल रहा है। चलो एक हिंट भी दे दी। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली चल रहा है। और ये कौन है? ये है गिसिपी गैरिबाल्डी। ठीक है, अब तो आप लोगों को इसका नाम समझ आ गया होगा। मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के जरूर बताना। ठीक है, तो कौन है इसका आंसर? गिसिपी गैरिबाल्डी। ठीक है, ये कौन है? मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में इसके आंसर चाहिए, एक बार मुझे बताइएगा। चलो, किंग विक्टर इमानुअल सेकंड ट्राइड टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर। ठीक है, अब ये मैंने नाम यहां पर बता दिया है ना। चलो ठीक है, कोई नहीं। किंग विक्टर इमानुअल सेकेंड ट्राई टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर। सही है। इन द आईज ऑफ रूलिंग एलिट्स ऑफ दिस रीजन, अ यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। देखो, अगर हम एक को देखेंगे तो किंग विक्टर इमानुअल सेकंड जो थे, इन्होंने इटालियन स्टेट्स को लड़ाई करके सॉल्व करने की कोशिश करी थी। बिल्कुल सही बात है। सर्दिनिया पिडमेंट के राजा थे, याद करो, सर्दिनिया पिडमेंट याद आ रहा है? ठीक है ना, उनके किंग थे। और जब सर्दिनिया पिडमेंट के किंग थे तो उस दौरान इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। तो असर्शन तो ठीक है। रीजनिंग भी अगर आप देखोगे, in the eyes of ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance। बिल्कुल सही बात है। अगर आप किंग विक्टर इमानुअल सेकंड की, यानी कि रूलिंग एलिट तो वही थे ना, राज तो वही कर रहे थे, तो उनकी नजरों से देखोगे तो वो चाहते थे, क्या चाहते थे इसको, वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि जो इटली है वो यूनिफाई हो जाए, ताकि बिजनेस करना, ट्रेड करना, पैसा कमाना आसान हो जाए। तो ये दोनों सही है। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने कोशिश भी करी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये रीजन भी सही है। आप देखो, इसीलिए तो उन्होंने कोशिश करी। ठीक है ना, क्या कोशिश करी उन्होंने? ये कोशिश करी कि सब एक हो जाए। ठीक है ना, समझ में आया? 38 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इटली। किसको कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इटली? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, इनको कहा जाता था बिस्मार्क ऑफ इटली, काउंटे दे केवोर, बिस्मार्क ऑफ
इटली। काउंटे दे कवर कौन थे? ये चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, तो काउंटर दे कवर इटली के चीफ मिनिस्टर थे और इन्होंने बहुत साथ दिया था इटली को यूनाइट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इटालियन प्रिंसली हाउस रूल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिफोर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली? तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया था इटालियन प्रिंसली हाउस जो यानी कि जो राजा था, है ना, वो कहां पे राज करता था? इटली में पूरे राज करने से पहले उसका कंट्रोल कहां पर था? सर्दिनिया पिडमेंट पे। ठीक है, एक ही जगह तो थी बेचारे के पास जिसपे वो कंट्रोल कर सकता था। बाकी तो नॉर्दर्न एरिया आप देखोगे तो जो सेंट्रल एरिया वो पोप ने ले रखा है। नॉर्दर्न एरिया ऑस्ट्रिया के पास है, सदर्न एरिया उसका बर्बन डायनेस्टी के पास है। ठीक है, चलिए। हु बिकेम द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली इन 1861? हु बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली? तो कौन थे? सबको पता है इसका आंसर, विक्टर इमैनुअल सेकंड। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इटली बिफोर द यूनिफिकेशन इज करेक्ट? हम देखो, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स ऑफ विच ओनली वन किंगडम ऑफ 2 सिसिलिस वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। सही बात है, इटली 7 स्टेट्स में बटा हुआ था। याद करो यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे, एक बार पहुंचो उस तरफ और क्या समझ आएगा कि इटली 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसमें से किंगडम ऑफ 2 सिसिलिस ही रूल किया जाता। ये तो ऑप्शन सही है और पूछा भी यही गया है ना। चलो और देख लेते हैं। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑटोमन एम्पायर। गलत है, बिल्कुल गलत है। नॉर्थ वाला जो ये पार्ट है ये किसके कंट्रोल में था? ये ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था। सेंट्रल वाला किसके कंट्रोल में था? पोप के कंट्रोल में था। ये वाला किसके कंट्रोल में था? बर्मन डायनेस्टी के कंट्रोल में था। ठीक है, किसके कंट्रोल में था? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सेंट्रल वॉज रूल फ्रेंच रूलर, गलत। द सदर्न रूल, ये भी गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ बिस्मार्क इज शोन इन दिस इमेज? अब देखो, बिस्मार्क का कौन सा यहाँ पे आप देख रहे हो जो एस्पेक्ट है जो दिखाया गया है इस इमेज में, तो आप यहाँ पर देखोगे कि वो हंटर घुमा रहे हैं। ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, इनका एक एक वॉयलेंट और स्ट्रिक्ट नेचर दिख रहा है कि वो कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि अब उन्हें कुछ भी हो जाए जर्मनी का यूनिफिकेशन तो करना है। ठीक है, और जर्मनी का यूनिफिकेशन करने की जिम्मेदारी भी इन्होंने ही उठाई थी, है ना, ऑटोमन बिस्मार्क ने। इसलिए इनको एक और मैंने आपको कल भी बताया था, क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ, बिल्कुल, जर्मनी। ठीक है, फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इसीलिए इनको कहा जाता है ऑटोमन बिस्मार्क को। और इसका आंसर क्या होगा? उनका वॉलेंट और स्ट्रिक्ट नेचर था काफी ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रेस्ट्रिक्ट ऑन द पावर एक्सरसाइज। एक ऐसा गवर्नमेंट, ऐसे एक ऐसा एक ऐसा रूल, एक ऐसा गवर्नमेंट रूल जिसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है ना, जो भी पावर एक्सरसाइज करी जा रही है उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उस रूल को क्या कहते हैं? है ना, देखो, अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रेस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। पावर कितनी भी एक्सरसाइज करो आप, अपनी कितनी भी पावर दिखा लो, राजा जो है वो अपनी अनलिमिटेड पावर्स को दिखा रहा है, उस पर कोई भी रोक टोक लगाने वाला नहीं है। क्या डेमोक्रेसी ऐसी है? डेमोक्रेसी में जनता के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो कम होती हैं, लेकिन राजा के ऊपर प्रॉपर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि डेमोक्रेसी हो नहीं सकता, कंजर्वेटिव्स नहीं हो सकते, यूटोपियन तो इमेजिनरी सोसाइटी हो गई। तो आंसर क्या बचा? एब्सोल्यूटिस्ट। बिल्कुल सही बात है। एब्सोल्यूटिस्ट एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें राजा की पावर्स पे कोई भी कंस्ट्रेंट्स नहीं लगते, राजा कितनी मर्जी भी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, चलिए। 3 वॉर्स ओवर 7 years विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस एंडेड इन 3 वॉर्स। याद करो कब हुई थी? 1871 वाली वॉर्स। ठीक है, और इन वॉर्स में कौन कौन था? तो किसके साथ हुई थी? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। 7 साल में 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी। किसने लड़ा था? फाइनली यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए लड़ाइयां लड़ी थी। ऑटोमन बिस्मार्क इसमें थे। ठीक है, और रशिया की विक्ट्री हुई थी इससे, और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी हो गया था इससे। ठीक है, चलिए। हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? जर्मनी के लिए लीडिंग रोल किसने किया था? अभी मैं आपको बताता आ रहा हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल था वो ऑटोमन बिस्मार्क का था। इनको फादर भी बोला जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द जर्मन यूनिफिकेशन? ध्यान से देखते हैं, चलिए। ए ऑप्शन, Ottoman Bismarck was the architect of unification process carried out with the help of Prussian army and purification. ऑब्वियस सी बात है, ऑटोमन बिस्मार्क जर्मनी की यूनिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और इन्होंने ब्यूरोक्रेसी और प्रशियन आर्मी की मदद से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो पहला तो सही है। 3 वॉर्स लड़ी ओवर 7 years, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, एंडेड इन प्रशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। तो ये भी सही है। नॉट करेक्ट पूछा है, एक बार फिर से ऑप्शन देख लो। नॉट करेक्ट में पहला गलत हो गया, ठीक है, बीएनसी गलत हो गया, अब बचा है ओनली सी। देखते हैं,
इन जनवरी 1871 द प्रशियन किंग फ्रेडरिक विलियम IV वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइलेस। तो यानी कि ये भी सही है, तो ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया? नॉन ऑफ द अबव। सिंपल सी बात है, या आई होप आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर कुछ भी चीज, कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार मेरे को डाल देना, मैं उसका आंसर आपको वहीं पे दे दूंगा। ठीक है, चलिए। Who were involved in the repression of the liberal initiative for nation building in Germany in 1848? देखो, कौन कौन से लोग जो थे ये इन्वॉल्व थे किसमें? जो बेसिकली आप देखोगे कि लिबरल इनिशिएटिव्स ऑफ जो एक शुरू हुआ था जर्मनी, याद करो, जर्मनी में 1848 में एक रिवॉल्यूशन हुआ था, एक क्रांति हुई थी, याद है ना? जिसमें क्या हुआ था, मैंने आपको बताया भी था कि उस 1848 के रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, है ना? और उन्होंने क्या करना शुरू किया था, उन्होंने गए वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने गए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ, लेकिन वहां के राजा ने उनको मना कर दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई थी। तो अब क्या लिखा है? हु वर इन्वॉल्व इन द रिप्रेशन ऑफ द लिबरल इनिशिएटिव फॉर नेशन बिल्डिंग इन 1848? किस किसने इस लिबरल मूवमेंट को दबाने की कोशिश करी थी? तो ऑब्वियस है, मोनार्की तो दबाएंगे ही, मैंने अभी बताया। मिलिट्री भी उन्हीं के साथ थी, और जंकर्स जो लैंडलॉर्ड्स थे, लार्ज लैंडलॉर्ड्स, है ना, जो लार्ज लैंडलॉर्ड्स थे, इन्होंने भी इनका साथ दिया था, क्योंकि लार्ज लैंड ओनर्स या लार्ज लैंड और लॉर्ड जो होते हैं, इनका फायदा था मोनार्की के साथ रहने में। अब वुमेन ग्रुप ने इनके साथ नहीं दिया था, तो ए, बी और सी आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबॉलिश्ड इन हैब्सबर्ग डोमिनियन एंड रशिया। अब देखो क्या लिखा है, सर्वडम क्या होता है? सर्वडम होता है, जो मैंने आपको बताया था, फ्यूडल सिस्टम होता है। फ्यूडल सिस्टम में आपने क्या देखा था कि एक किंग होता है, ठीक है, उसके अंडर में कई सारे, ये क्या करता है कि अपनी जो जो अपनी देश है, अपने क्या करता है, उसमें कई सारे लोगों को फ्यूडल अपॉइंट कर देता है, जो इसके बिहाफ पे काम करते हैं। ठीक है, फिर ये फ्यूडल जो है ये क्या करते हैं, स्लेव से, और स्लेव से जो स्लेव्स अपने स्लेव्स को अपॉइंट करते हैं और उन स्लेव से काम करवाते हैं। ठीक है, तो वो सर्वडम सिस्टम होता है। बॉन्डेड, जिसको बंधुआ मजदूरी भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, बंधुआ मजदूरी करवाते हैं बेसिकली उनसे। ठीक है, तो क्या लिखा है, सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबॉलिश्ड इन हैब्सबर्ग डोमिनियन एंड रशिया। ठीक है, रीजन देखो, मोनार्क हैड रियलाइज्ड दैट रिवॉल्यूशन कुड बी रेजिस्टेड ओनली बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू लिबरल नेशनलिस्ट रेबल्स। अब देखो क्या हो रहा है कि मोनार्क को एक समय तक के बाद ये रियलाइज हो गया था कि अगर हमें इस क्रांति को टालना है, इस रेवोल्यूशन को खत्म करना है, तो लिबरल्स को जो ये मांग रहे हैं वो देना पड़ेगा। ठीक है, और ये ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर को इसीलिए अबॉलिश किया गया था, कहां पर? रशिया में। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब इनको देखो, सर्वडम और बॉन्डेड लेबर के बारे में कौन मांग रहा था? लिबरल्स मांग रहे थे, है ना? इसके बारे में डिमांड कौन कर रहा था? लिबरल्स कर रहे थे। तो जब इसके बारे में डिमांड लिबरल्स कर रहे थे, तो लिबरल्स की मांगों को मानने की सोच ली किसने? माना, कंजर्वेटिव्स ने, है ना? कंजर्वेटिव्स में मोनार्क्स ने, राजाओं ने। ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने इसकी मांग को माना और अबॉलिश भी कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, चलिए। Women were admitted to the Frankfurt Parliament in 1848 as फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ था जर्मनी में। वहां पे वुमेन्स को कैसे एडमिट किया गया था? याद करो, मैंने बताया था कि जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हो रहा था तो वुमेन्स वहां पर गैलरी में बाहर खड़ी हुई थी, ऑब्जर्वर बन के। ठीक है, तो वो क्या थी? ऑब्जर्वर्स थी, याद रखो। नेक्स्ट पॉइंट, द इश्यूज ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। देखो, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि क्या वुमेन्स को एड ऑन करना, लिबरल्स ने वुमेन्स को राइट टू वोट दिया था? तो मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि जब लिबरल्स थे तो इन्होंने सारे काम तो अच्छे करे, लेकिन इन्होंने दो काम नहीं करे। क्या? यूनिवर्सल सफरेज पे बात नहीं करी इन्होंने, और वुमेन्स को भी राइट टू वोट नहीं दिया। ठीक है, तो द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। सही बात है, कंट्रोवर्शियल मूवमेंट रहा है। ठीक है, इसको हम लोग टिक कर देते हैं फिलहाल के लिए। अभी रीजन पढ़ते हैं। वुमेन्स वर कंसीडर्ड मोर सुपीरियर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मेन बाय द सोसाइटी बिकॉज ऑफ देयर एंथुसियास्टिक परफॉर्मेंस इन लिबरल मूवमेंट। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, है ना? वुमेन्स को कोई भी इन्होंने लिबरल मूवमेंट में कोई भी इन्होंने बहुत ज्यादा सुपीरियर और एंथुसियास्टिक नहीं समझा था। तो ये तो गलत हो गया। अब जब एक गलत हो गया तो आसान हो गया, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। ठीक है, चलिए। मैं आपको हमेशा से बताता आया हूं कि जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो ज्यादा अच्छी नहीं रही है फ्रांस में। ठीक है, उन्होंने कोशिश बहुत करी, लेकिन वो सारी कोशिशें इनकी फेल गई थी। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल? चर्च ऑफ सेंट पॉल, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, उसी पे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो क्या लिखा है, देखिए, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या किया था? एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, मैंने बताया था।
फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ गए थे और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, ठीक है, और बोला कि यहाँ का जो मोनार्क है वो हमें हेड करे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही काम करेंगे। तो ये तो सही है। सेकंड देखो, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो किंग ऑफ प्रशिया थे, उन्होंने उसको क्या किया था, याद करो, मैंने बताया था, रिजेक्ट कर दिया था और पूरी असेंबली को डिसबैंड कर दिया था मिलिट्री की मदद से, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। द ट्रूप्स वर कॉल्ड इन द असेंबली एंड फोर्स्ड टू डिसबैंड, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, नॉट, ये नॉट शब्द का बहुत ध्यान रखना, नॉट एसोसिएटेड बोला था, तो ये तीनों चीजें हुई थी, तो एसोसिएटेड तो तीनों ही है, ठीक है। चलिए, वेयर द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेट, तो कहां पर हुआ था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, बताओ। पैलेस ऑफ वर्सेलिस, पैलेस ऑफ वर्सेलिस में एक हॉल ऑफ मिरर्स था, वहां पर हुआ था। तो बेसिकली पैलेस ऑफ वर्सेलिस ही आएगा, क्योंकि एक मेजर जो एरिया था वो वही पूछा गया क्वेश्चन में कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहां पर कन्वेन हुआ, तो कहां पर हुआ था, पैलेस ऑफ वर्सेलिस में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848। 1848 का वही क्रांति दोबारा से चल रही है। क्वेश्चन देख लो, अनलाइक द पुअर्स, है ना, अनलाइक द रिवोल्ट ऑफ पुअर फ्रांस, इट वाज लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। अब मुझे ना इसका आंसर देना खुद सोच के, और खुद से ईमानदारी से देना कि आपने क्या इसका, मुझे ना बताना कि आप लोगों ने इसका आंसर क्या लगाया था, ठीक है। फिर मैं आपको अब ये सही आंसर बताऊंगा वैसे तो, लेकिन ये मुझे बताना स्टार्टिंग में पढ़ने के बाद, तो मेरे जानने के बाद नहीं, मेरे से पढ़ने के पहले कौन कौन इसका आंसर लगा चुका था और सही लगाया था, ये मुझे ईमानदारी से बताना जरा इसका आंसर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पढ़ लो पहले, मेन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। Third, demands for the creation of a nation state on parliamentary principle, a constitution, freedom of the press and freedom of associations। तो यानी कि आप देख रहे हो रिवोल्यूशंस में क्या क्या मांगे थी वो पूछा गया है। तो देखो अब इसके आंसर्स की तरफ चलते हैं। Unlike the revolt of poors in France, it was led by educated middle class in Ottoman Empire। ध्यान नहीं दिया होगा ना इस शब्द पे, ऑटोमन एम्पायर थोड़ी था बेटा, क्या था इसका आंसर, क्या था, कहां पर हुआ था, प्रशियन एम्पायर, जर्मनी में हो रहा है। यही देखो, यही छोटे छोटे जो शब्द हैं यही आपको परेशान करेंगे एग्जाम, ठीक है। तो कहां हो रहा है, प्रशियन एम्पायर में। तो ये आंसर हो गया हमारा गलत। अब जब ए गलत, ये गया, ये गया, ठीक है। अब देखते हैं बी एंड सी या फिर ओनली सी। आ जाओ, मेन एंड वुमेन of the liberal middle class combined their demands for constitutionalism with national unification। अब देखो क्या हो रहा था, जब उस दौरान विमेंस ने भी अपनी डिमांड रखी थी, जब जर्मनी में पार्लियामेंट हुआ था। जर्मनी में विमेंस ऑब्जर्वर थी क्योंकि उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी, वरना तो उनको वहां पे घुसना भी अलाउ नहीं करते थे। उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी, तो बी तो 100% सही है, और बी सही है तो आंसर आपका आ गया। सी भी सही होगा, क्योंकि डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, और उन्होंने क्या कहा था कि हम लोग जर्मनी को एक नेशन स्टेट्स बनाएंगे, ठीक है, वहां पे पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स थे, ठीक है ना, और क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन रखेंगे और फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल। चलिए, Which among the following was the main reason for the weavers to revolt against contractors in Silesia? याद करो 1845 में मैंने आपको बताया था कि सिलेसिया में कॉन्ट्रैक्टर्स ने विरोध कर दिया था। किसके खिलाफ में विरोध किया था, तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे सिलेसिया में, उन्होंने अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में विरोध किया था, वहां पे जो पीजेंट थे, ठीक है। हुआ क्या कि वहां के लोगों ने उनको ऑर्डर दे दिए, ठीक है। अब जब ऑर्डर दे दिए तो क्या हुआ, उसके बाद जब उन्होंने ऑर्डर बना के प्रिपेयर करे तो उसके बाद उनको पैसा नहीं दिया गया, तो इसलिए उन्होंने विरोध किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का क्या आंसर हो जाएगा, देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स रिड्यूस देयर पेमेंट ड्रास्टिकली, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया कि वहां के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जितनी बात पे डील हुई थी, है ना, उस बात पे डीलिंग नहीं करी। तो देखो अब थोड़ा सा इस कहानी को समझना। सिलेसिया जो है एक जगह है 1845 में, यहाँ पे एक क्रांति हुई, एक रिवोल्ट हुआ वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में। हुआ क्या, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो, उन्होंने वीवर्स को काम का ऑर्डर दिया, सामान का। वीवर्स ने लोन लेके उस सामान का ऑर्डर पूरा भी किया, उन्होंने पूरा बनाया, लेकिन जब वो वापस से कॉन्ट्रैक्टर्स को बेचने गए सामान को, तो जो तय डील हुई थी उस पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने देने को मना कर दिया, ठीक है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा एक अगेंस्ट चले गए थे वीवर्स जो थे, बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई थी इनके बीच, है ना। तो पहला पॉइंट तो सही है, दे स्टॉप द सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल टू देम, नहीं ऐसा तो नहीं किया था, है ना। मेन प्रॉब्लम इनकी यही थी कि इन्होंने उनकी पेमेंट को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1848 इन पेरिस। पेरिस में 1848 में एक रिवोल्ट हुआ था, है ना, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते भी जा रहे हैं। तो उसके बारे में आप, उसका क्या सिनेरियो था, ठीक है। अभी तक हम लोग जर्मनी का भी पढ़ रहे थे, उसी बगल बगल में पेरिस में भी एक रिवोल्ट चल रहा था, तो वो देखिए वो कैसा रिवोल्ट था। तो देखो
Small producers in town were often faced with stiff competition from imports of cheap machine-made goods from England. सिंपल सी बात है, पेरिस में क्या होता था कि जो छोटे किसान होते थे ना, छोटे फार्मर्स होते थे, इनके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता था। वो टास्क क्या था? देखो, वो जो टास्क था, वो ये टास्क था कि इनको बेसिकली जो इंग्लैंड से सॉरी, हाँ चलिए, जो उनके साथ बेसिकली क्या होता था, जो इंग्लैंड से माल आता था ना, सस्ता माल, इंपोर्टेड चीप गुड्स आते थे, तो वो लोग खरीदते थे, और इनका जो इंपॉर्टेंट माल होता था, जो इनका खुद से द्वारा, जो हाथों के द्वारा जो चीजें बनाई जा रही होती थी, वो चीजें इनकी कोई भी परचेज नहीं करता था। ठीक है, तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ चीप गुड्स। सिंपल सी बात है ना, इनको बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ता था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। बी ऑप्शन क्या लिखा है? फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑफ द रोड। सिंपल सी बात है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि लोगों में गुस्सा पड़ रहा था। ठीक है, लोगों में गुस्सा पड़ रहा था, और क्या हो रहा था, फूड शॉर्टेज हो रही थी, क्योंकि उस दौरान पेरिस में खेती एग्रीकल्चर भी ज्यादा अच्छे से नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, तो पेरिस में एकदम से स्टेट ऑफ अलार्म सिटी में आ चुका था पेरिस उस दौरान 1848 में। ठीक है, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट्स मेल अबव 27। अब जरा एक बार फ्रेंच रेवोल्यूशन में वापस चलो। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहला प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि टाउन में जो आपका जो प्रॉब्लम्स हो रही है कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, उनको बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है पेरिस में, आप देख रहे हो। ठीक है, फूड शॉर्टेज और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट पेरिस में, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और सेकंड थर्ड पॉइंट आप क्या देख रहे हो, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो नेशनल असेंबली का खुद सोचो, क्या इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्लेम करी थी या फिर रिपब्लिक बनाया था? बताओ। 1793 इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को क्लेम नहीं किया था, इन्होंने क्या बनाया था? रिपब्लिक बनाया था। ठीक है, ये छोटे छोटे शब्द हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो सी कट गया, सी कट गया, ये गया आपका ऑप्शन। ठीक है, नॉट एसोसिएटेड बोला हुआ है ना, नहीं तो ये वाला रहेगा, मतलब नॉट एसोसिएटेड पूछा है, देखा देखा, ऐसी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो कौन सा पूछा गया इसमें आंसर? एक सेकंड, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दूं मैं। हाँ, चलो, तो क्या बोला गया, कौन सा इसमें जो चीज है वो नहीं हुई थी, है ना, जो 1848 का पेरिस में हुआ था, जो नॉट एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखो सी वाला तो नहीं हुआ था, सिंपल सी बात है। क्या लिखा है, नेशनल असेंबली ने क्या किया था, तो ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला तो हो ही नहीं सकता। डी देख लो, मेन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, तो नहीं, इसमें विमेन्स नहीं आई थी, वो जर्मनी वाले में आई थी, यहाँ पे नहीं आई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी, इसका ऑप्शन होगा। क्लियर है, चलिए। What happened to Poland at the end of 18th century? Which of the following answer is correct? अब देखो, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं उस वाले सिनेरियो में, कब के, 1815 में। अगर आप याद करोगे, देखो देखो क्या होता है, देखो क्या हो रहा है, 1815 की अगर मैं बात करूं, तो 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना सेटअप होती है। कांग्रेस ऑफ वियना क्या करती है, फ्रांस के चारों तरफ क्या करती है, अपने अपने कंजर्वेटिव्स के जो द्वारा, जो फ्रांस के चारों तरफ क्या करते हैं, उसके बाउंड्री को बाइंड अप कर देती है। ठीक है, उसके बाउंड्री को, ताकि फ्रांस जो है वो फर्दर एक्सपेंशन ना कर पाए। याद आया, फर्दर एक्सपेंशन ना कर पाए, तो वो लोग क्या करती है, जो पोलैंड है ना, पोलैंड को भी 3 स्टेट्स में बांट देती है, 3 कंट्रीज के पास बांट देती है। ठीक है, जिसमें से एक रशिया होता है। तो रशिया क्या करना शुरू करता है कि रशिया जो है वो बेसिकली उस पर कंट्रोल दिखाता है, किस पे, पोलैंड पे, और पोलैंड के कल्चरल आइडेंटिटी को किल करने का कोशिश करता है, वहीं पे अपनी लैंग्वेज को इंपोज करने की कोशिश करता है, अपने कल्चर को इंपोज करने की कोशिश करता है। ठीक है, और जब ये सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या लिखा है, उसी उसी रिलेटेड ये क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द पोलैंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट? तो पोलैंड क्या आंसर होगा इसका, तो देखो, पोलैंड अचीव्ड इंडिपेंडेंस एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। अच्छा, चलो देखो देखते हैं, क्या उनने 18th सेंचुरी के एंड में, नहीं, गलत है, 18th सेंचुरी के एंड में इनको आजादी नहीं मिली थी, उससे काफी पहले इनको मिल गई। ठीक है, फिर पोलैंड केम टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया एंड बिकेम पार्ट ऑफ रशिया। पोलैंड जो था वो टोटली रशिया के कंट्रोल में था, नहीं, टोटली रशिया के कंट्रोल में नहीं था, एक पार्ट पोलैंड का उनको दिया गया था। ठीक है, गलत हो गया। पोलैंड बिकेम द पार्ट ऑफ ईस्ट जर्मनी, नहीं, गलत है। पोलैंड वॉज पार्टीशन एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, बिल्कुल सही बात है। पोलैंड जो है वो 18th सेंचुरी के एंड में पार्टीशन किया गया था 3 ग्रेट पावर्स के द्वारा। कौन कौन थी वो 3 ग्रेट पावर्स? रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट थी।
ठीक है, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। इसी दौरान इसको पोलैंड को भी बांट दिया गया था 3 पार्ट में। ठीक है, चलो। A romantic philosopher who celebrated national struggles by turning folk dancing like the Polonaise and Mazurka into a nationalist symbol। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इस चीज को बहुत दिमाग से याद करना कि एक ऐसा रोमांटिक फिलोसोफर था। रोमांटिक फिलोसोफर देखते ही आपको किसका नाम याद होता होगा? इनका याद होता होगा। ठीक है ना? तो लेकिन आंख बंद करके इसका आंसर ये मार्क मत करके आना, क्वेश्चन पूरा पढ़ना पहले। एक ऐसे रोमांटिक फिलोसोफर जिन्होंने सेलिब्रेट किया नेशनल स्ट्रगल्स को बाय टर्निंग फोक डांसिंग लाइक द पोलोनाइज, और जिन्होंने पोलोनाइज एक डांस को फेमस किया था, मजूरका एक नेशनल सिंबल था, तो इनको फेमस किया था बेसिकली। ठीक है ना? कौन थे वो? कैरोल कुरपिंस्की, याद करना है इसको। ठीक है, तो ये रोमांटिसिस्ट थे। फोक डांसिंग लाइक द पोलोनाइज एंड मजूरका वो टर्न इनटू अ नेशनल सिंबल फॉर नेशनल स्ट्रगल इन कौन सी कंट्री में ये हुआ था? बताओ 59 का क्या आंसर होगा? कौन सी कंट्री थी ऐसी जहां पर ये दो डांस फेमस हुए थे, पोलोनाइज और मजूरका? तो कौन सी कंट्री थी? वो थी आपकी पोलैंड। पोलैंड में ही तो ये सब चल रहा था। याद करो, जब रशिया ने पोलैंड के ऊपर कैप्चर करा, मैंने अभी बताया था अर्ली लेट 18th सेंचुरी में, उस दौरान क्या था, रशिया ने अपना कल्चर इंपोज करने की कोशिश करी, बट पोलैंड वालों ने अपनी भाषा को नहीं छोड़ा, अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। तो कैरोल कुरपिंस्की की यही बात यहां पर आ जाती है कि इन्होंने पोलोनाइज और मजूरका जो है, ये शब्द आप देख रहे हो ना, मजूरका, ये जो सिंबल है, इनको जारी रखा। ठीक है, चलिए। Which of the following claimed that true German culture was discovered among the common people? Das Volk। तो दास वोक का मतलब क्या होता है? दास वोक का मतलब होता है कॉमन पीपल। दास वोक का क्या मतलब होता है? कॉमन पीपल। तो ये रोमांटिसिज्म के समय में ये एक टर्म दिया गया था, दास वोक, कि भाई हमारा जो देश है, मैंने बताया ना रोमांटिसिज्म में क्या होता है, मोटिवेशन होता है बेसिकली एक तरह से। तो इन्होंने जोहान गॉटरफ्रीड हर्डर ने इन्होंने क्या दिया, एक शब्द दिया जिसको हम लोग कह देते हैं दास वोक, जो कॉमन पीपल को दिखाता है कि कैसे एक कॉमन पीपल के तहत ही एक देश बन के रेडी होता है। तो क्या आंसर होगा इसका? जोहान गॉटरफ्रीड हर्डर। क्लियर है? चलिए। द ट्रीटी ऑफ विच रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, सबको पता है, ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल। नेक्स्ट, विच कंट्री इज नोन एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है। इसका आंसर क्या है? फ्रांस। ठीक है, चलिए। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म in Europe sparked off of struggle independence amongst the Greeks which began in 1921। अब ग्रीक इंडिपेंडेंस की बात आ रही है। ठीक है, और याद करो, जब उस दौरान लड़ाइयां चल रही थी, यूरोप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। 1830 से 1848 के जो रिवोल्यूशन स्टार्ट हुए थे, याद करो मैंने बताया था कि 1830 से 1848 के रिवोल्यूशन स्टार्ट हुए। ठीक है ना? और इस दौरान क्या किया गया था, फ्रांस के मोनार्क को भी हटा दिया गया था। ठीक है ना? तो यहां पे जब रिवॉल्यूशन चल रहे थे, तो एक रिवॉल्यूशन और शुरू हो रहा था, कहां पर? ग्रीस में। लेकिन 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 एक प्रॉब्लम है, क्या ग्रीस में 1831 में शुरू हुआ था या फिर 1821 में शुरू हुआ था? है ना? खा गए ना कंफ्यूजन? यही होता है। 1821 में ये रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, कहां पर? ग्रीस में। है ना? और ग्रीस वॉज सफरिंग अंडर सब्जुगेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो सिंपल सी बात है, एक गलत हुआ तो दूसरा, यानी कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, चल। What were the consequences of the July Revolution of 1830? तो कॉन्सिक्वेंस क्या था? जुलाई रेवोल्यूशन जो हुआ था, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस था? तो देखो, जो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन गलत है, इसी के जैसा सेम रिपीटेड। हाँ, ये है इसका आंसर। 1830 था, सॉरी, इसका एक सेकंड, ये है क्वेश्चन आपका असली। ठीक है ना? वो थोड़ा सा मेरे से गलती से टाइप हुआ था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला, तो इसको आप काटते हैं। चलिए। Which what were the consequence of the July Revolution in of 1830? 1830 में, याद करो, मैंने अभी अभी आपको जब हम लोग पढ़ा रहे थे, अभी मैंने दूसरे क्वेश्चन में बताया था कि 1830 में क्या हो रहा था। 1830 के रिवोल्यूशन में कि जो फ्रांस की जो नेशनलिज्म था, फ्रांस का जो मोनार्की थी, उसको क्या कर दिया था, हटा के फेंक दिया गया था, क्योंकि वो फेलियर थी कंप्लीटली। ठीक है, लुइस फिलिप राजा था, याद आया? ठीक है, तो चलिए। अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप एट इट्स हेड वॉज इंस्टॉल्ड इन फ्रांस। तो क्या कॉन्सिक्वेंस बना? सबसे पहले तो जो लुइस फिलिप था, उसको एक राजा बनाया गया फ्रांस का। अपराइजिंग इन ब्रसेल्स टुक प्लेस विच लेड टू बेल्जियन ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूके ऑफ नीदरलैंड। बिल्कुल सही बात है, दोनों पॉइंट बिल्कुल सही। अभी मैंने आपको बताया कि लुइस फिलिप वहां का राजा बनाया गया था, और अपराइजिंग भी हुई थी बेल्जियम से, जिसमें से नीदरलैंड जो है वो, नीदरलैंड से जो है बेल्जियम, वो अलग हो गया। ठीक है, चल। When France needs the rest of Europe कैसे स्कोर्ड, सबसे फेमस स्टेटमेंट किसने दी थी? ड्यूक मटर्निक ने। ठीक है, नेक्स्ट, द इटालियन रिवोल्यूशन किसमें मजनी कहां पे पैदा हुए थे? जनोवा में पैदा हुए थे 1807 में। ये रिवोल्यूशनरी थे, ये क्रांतिकारी थे। ठीक है, इन्होंने जर्मनी की यूनिफिकेशन में बहुत हेल्प करी। ठीक है, और इन्होंने कौन कौन सी सोसाइटी बनाई थी? 2 सोसाइटीज, फटाफट बता दो। कौन कौन सी 2 सोसाइटीज थी?
यंग इटली और यंग यूरोप बनाई थी, याद है? यंग यूरोप कहां पे बनाई थी? बर्ने। यंग इटली कहां पे बनाई थी? मर्सिलिस। याद रखा करो ये सारी चीजें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर। किसको बोला था इन्होंने? तो मैंने कल भी आपको बताया था, किसी भी मजीनी को इन्होंने बोला था। क्यों? क्योंकि जो आपके मेटर्निक थे वो कौन थे? कंजर्वेटिव थे। और किसी में मजीनी कौन था? आपका लिबरल था। ठीक है, तो बेसिकली इनके बीच में बनती नहीं थी आपस में, तो इसने क्या बोला था मेटर्निक ने कि ये हमारा सोशल ऑर्डर का सबसे डेंजरस एनिमी है किसी भी मसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड द यंग इटली? अभी मैंने बताया था आपको, किसी भी मजीनी। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ पीपल हु हैड, अब देखते हैं, कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस। बिल्कुल सही बात है। कौन थे ऐसे लोग? अच्छा, इस क्वेश्चन में बहुत लोग अच्छा खाने वाले हैं। मैं देखूंगा इसका आंसर किसने सही दिया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस के बाद 1815 के बाद जो कंजर्वेटिव एस्टैब्लिश हो गए थे, ठीक है, तो उसको अपोज किसने किया था? अब देखना जरा ऑप्शंस भी लेके। कंजर्वेटिव तो ऑब्वियस बातें नहीं करेंगे। लिबरल नेशनलिस्ट, रिवॉल्यूशनरीज, हो गया कंफ्यूजन? ठीक है, दो आ गए आपके पास ऑप्शन, दोनों क्लोज हैं। विलिंगनेस टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। अब ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग, बहुत क्लोज ऑप्शन है दोनों, देख रहे हो, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट पढ़ो। अभी फर्स्ट पॉइंट से तो कोई क्लियर हुआ नहीं। सेकंड पॉइंट, विलिंगनेस टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। ऐसे लोग जो फ्रीडम के लिए लड़ना चाह रहे हैं, जो लिबर्टी के लिए लड़ना चाह रहे हैं। तो देखो, अगर आप क्रांतिकारियों की बात करोगे ना, तो ये हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहे हैं। लेकिन अगर आप लिबरल नेशनलिस्ट की बात करोगे, तो वो इतना विलिंग नहीं थे लड़ने के लिए। वो चाहते थे चेंज, बट इतना विलिंग नहीं थे। तो सबसे बेस्ट आंसर जो इसमें मिलेगा ना बेटा आपको, वो रिवोल्यूशनरी का मिलेगा। थर्ड ऑप्शन और पढ़ लोगे, क्लियर हो जाएगा। दे सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर अब और क्लियर हो गया, क्योंकि रिवॉल्यूशनरीज एकदम क्लियर थे, वो उसके लिए लड़ने मरने को तैयार थे। बट लिबरल नेशनलिस्ट, इनका व्यू पॉइंट तो क्लियर था, उनकी आइडियोलॉजी भी क्लियर थी, बट दे डू नॉट दे डू नॉट वांट टू इनगल्फ देमसेल्व्स इनटू दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। क्लियर है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना 1815? 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, उसका ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा नहीं था? बहुत आसान है क्वेश्चन। क्या है? पहला, द बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर, हाँ, सबको पता है। सेकंड, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर, बिल्कुल था। थर्ड, a series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future। देखो, एक सीरीज ऑफ स्टेट्स को, मैंने बताया था, फ्रांस के चारों तरफ क्या कर दिया गया था? एक सीरीज ऑफ स्टेट्स को पुट अप कर दिया गया था, ठीक है, ताकि वो कभी फर्दर एक्सपेंशन ना कर पाए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, द मेन इंटेंशन वॉज टू रीस्टोर द लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर दैट हैड बीन ओवर। गलत, लिबरल्स को नहीं, कौन से ऑर्डर को? कंजर्वेटिव ऑर्डर को इन्होंने स्टैब्लिश करने की कोशिश करी थी, नॉट ऑफ द लिबरल्स ऑर्डर। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना? तो याद करो, कांग्रेस ऑफ वियना को अटेंड करने वाले जिन्होंने हराया वाटरलू में, प्रैग, स्विट्जरलैंड कहां से आ गया? तो स्विट्जरलैंड नहीं है। चलो, हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना? बताया था, एक कंजर्वेटिव्स थे जिन्होंने बोला था व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। कौन थे? ड्यूक मेटरनिक। नेक्स्ट पे आओ, रिसर्च एंड रीजनिंग। मोस्ट कंजर्वेटिव्स डिड नॉट प्रपोज द रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ फ्री। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग से पढ़ना। कई सारे कंजर्वेटिव्स ऐसे थे जिन्होंने ये बोला कि रिटर्न टू कि हम जो है, मैंने न्यू कंजर्वेटिज्म का आइडिया बताया था, वो मैंने क्या बताया था, कंजर्वेटिव्स में थोड़े से चेंजेस आए थे। वो ये चाहते थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, वो बेसिकली क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि हमें प्री रिवॉल्यूशनरीज, यानी कि 1789 से, यानी कि 1789 से पहले नहीं जाना, लेकिन स्टिल हम जो है मोनार्की को ही स्टैब्लिश करेंगे, बट विद अ सिमिलर मॉडर्नाइज्ड फॉर्म। ये बात बोली गई थी, किसने बोली थी? कंजर्वेटिव्स ने, जो न्यू कंजर्वेटिव्स आए थे 1798 या 1789 के बाद वाले कंजर्वेटिव, जो 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना को साइन कर रहे हैं। ठीक है, रीजन क्या था? दे रियलाइज दैट मॉडर्नाइजेशन कुड वीकन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की। नहीं, यही तो गलत है। उन्होंने कहा था मॉडर्नाइजेशन जो है वो इंप्रूव करेगा मोनार्की को। मैंने अभी तो बताया, वो मॉडर्नाइजेशन को लाना चाह रहे थे, है ना, मॉडर्नाइजेशन बट विद द मोनार्की। समझ रहे हो कंजर्वेटिव्स में चेंजेस कैसे आए थे? जो 1789 के कंजर्वेटिव्स थे वो बिल्कुल अलग थे जो उसके बाद के कंजर्वेटिव्स थे। ठीक है, चलिए,
तो क्वेश्चन क्या हो गया, एक गलत, तो आर इज फॉल्स, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ेंगे, खत्म करेंगे इस वीडियो को। 75 क्वेश्चंस पे हम लोग आ चुके हैं। एक बार लाइक सब्सक्राइब आप लोग ठोक दीजिएगा बढ़िया अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर और बिलीफ ऑफ कंजर्वेटिज्म? कौन सा फीचर नहीं है? कंजर्वेटिव्स बिलीव इन एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। कंजर्वेटिव्स किस में मानते थे? ये मानते थे एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। अच्छा चलो ठीक है, फीचर है, ऑब्वियस सी बात है, वो इसी में तो मानते थे। वो चाहते थे कि सब कुछ ट्रेडिशनली होना चाहिए, है ना, वो लोग यही चाहते थे कि सब कुछ ट्रेडिशनली होना चाहिए। फिर कंजर्वेटिव स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड प्रेफर ग्रेजुअल डेवलपमेंट। सिंपल सी बात है, वो क्या चाहते थे? धीरे धीरे चेंजेस लाओ, तेजी से चेंजेस लाने वाला काम नहीं होना चाहिए। तेजी से चेंजेस कौन चाहते थे? रेडिकल और लिबरल्स, ठीक है। थर्ड, कंजर्वेटिव्स प्रपोज टू रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज एंड वर अगेंस्ट द आइडियाज ऑफ, दिमाग आ जाना चाहिए, तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि सर आपने क्या बोला, रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशन? नहीं, कंजर्वेटिव्स ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि प्री रेवोल्यूशनरीज, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि 1789 से पहले की सोसाइटी में हो जाना नहीं चाहते थे। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट, कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड इन द मोनार्की, चर्च एंड अदर सोशल हायरार्कीज। कंजर्वेटिव्स किस में बिलीव करते थे? मोनार्की में, चर्च में और सोशल हायरार्कीज में। बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वियना कांग्रेस वाज कन्वेंट इन 1815 फॉर व्हाट पर्पस? किस लिए वियना कांग्रेस आई थी? कंजर्वेटिव रिजाइम को वापस लाने के लिए, है ना। यूनिफिकेशन, बैटल ऑफ वाटरलू के हारने के बाद कंजर्वेटिव्स को वापस लाने के लिए तो वियना कांग्रेस एक तरह से आप कह सकते हो कि आई थी। तो टू रिस्टोर कंजर्वेटिव रिजाइम इन यूरोप। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई विच वाज नॉट द फीचर ऑफ ज़ोल्वेरिन। ज़ोल्वेरिन का जो फीचर नहीं है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अ कस्टम यूनियन फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया। बिल्कुल सही बात है, प्रशिया के लिए इनिशिएटिव हुआ था तो कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ था। सेकंड, द यूनियन अबॉलिश द टैरिफ बैरियर। बिल्कुल सही बात है, ये भी इन्होंने किया था, टैरिफ बैरियर को हटा दिया था, करेंसीज को कम कर दिया था, तो ये भी सही बात है ना। लेकिन 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 एक चीज और सोचना, हमने करेंसीज थी कितनी, 30, कितनी कम करी थी? 2 कम करी थी। 30 मतलब 30 से 2 करेंसी कर दी थी। यहां पर क्या लिखा है? 3। तो ध्यान से पढ़ो मेरे साथ, हाँ हाँ मत करो, ठीक है। तो 30 से कितने ले आए थे? 2 ले आए थे, तो ये आपका हो गया गलत, ये भी आपका सही है। यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, a custom union that was formed in 1834 at the initiative of Prussia and joined by most of the German state. Zollverein, सिंपल सी बात। नेक्स्ट पे आ जाओ। इन द इकोनॉमिक स्फीयर द टर्म लिबरलिज्म स्टूड फॉर। लिबरलिज्म क्या था? ठीक है, लिबरलिज्म का सीधा सीधा इकोनॉमिक स्फीयर में 2 तरीके के थे लिबरलिज्म, एक बार रिवाइज करवा देता हूं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। पॉलिटिकल कैसा था? पॉलिटिकल में बेसिकली क्या था, याद करो। पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो था वो आपका था कि राइट टू वोट सबको मिलना चाहिए, वुमेन्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए थी, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। और इकोनॉमिक में क्या था कि ट्रेड करना आसान होना चाहिए, बिजनेस करना इजी हो जाना चाहिए, टैरिफ बैरियर्स को हटा देना चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक स्फीयर में अगर आप देखोगे तो फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगर आप इकोनॉमिक स्फीयर की बात करोगे तो लिबरलिज्म इकोनॉमिकली ये तो नहीं था, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल हो गया। सेकंड क्या है? स्टेट प्लान्ड सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, है ना। स्टेट प्लान्ड सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम हो सकता है, बट अगर हम देखेंगे सी आपको सबसे बेस्ट आंसर मिलेगा, फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये लोग यही चाहते थे कि अबॉलिशन हो जाए, कहां पर? स्टेट रिस्ट्रिक्शन जो बेसिकली लगी हुई है ट्रेड पे, जो रिस्ट्रिक्शंस लगी है उनको हटा दिया जाए, ठीक है, और सारा कुछ फ्री हो जाए, यूनिफिकेशन हो जाए, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट। यूनिवर्सल सफरेज सबको पता है, राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड ग्रांटेड ओनली टू मेन। नहीं, जब हम यूनिवर्सल सफरेज की बात करते हैं तो सिर्फ ओनली टू मेन की बात हम नहीं करते। नेक्स्ट देखो, द राइट टू वोट फॉर ऑल अडल्ट्स। अच्छा, द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, या फिर द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड ग्रांटेड ओनली टू एजुकेटेड मैन। तो यूनिवर्सल सफरेज फ्रांस के हिसाब से क्या था? सी वाला, कि सिर्फ जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास संपत्ति है, उन्हीं लोगों को वोट मिलना चाहिए, यही तो था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। Which among the following best signifies the idea of liberal nationalism of 19th century? लिबरल नेशनलिज्म की अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की, तो कौन सा एक सिग्निफाई करता है? सबसे पहले क्या लिखा है? एम्फेसिस ऑन सोशल जस्टिस, ठीक है। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाइज द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म ऑफ 19th सेंचुरी इन यूरोप? तो सबसे पहले क्या है? एम्फेसिस ऑन सोशल जस्टिस। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम लिबरल नेशनलिज्म की बात करते हैं यूरोप में, तो सबसे पहला पॉइंट जो एम्फेसिस ऑन सोशल जस्टिस आ रहा है, सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है? स्टेट प्लान सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम। थर्ड क्या आ रहा है? फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। और फोर्थ क्या आ रहा है? सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट ओरिएंटेड नेशनलिज्म। अब इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ और यहां पर देखो कि लिबरल नेशनलिज्म यानी कि
हमारा जो भारत जो हमारा आजाद राष्ट्रवाद है, इसकी भूमिका कौन लाया? ठीक है, कि हमें लिबरल नेशनलिज्म का जो बेस्ट सिग्निफाई कर रहा है। तो आप देखो, अगर सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं तो समाज में बराबर इक्वली होनी चाहिए, तो ये वाला पॉइंट तो सही है कि लिबरल नेशनलिज्म का सबसे बेस्ट आइडिया क्या डिनोट कर रहा है कि सोशल जस्टिस होनी चाहिए। ठीक है, स्टेट प्लान सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए, लेकिन ये इकोनॉमिक जस्टिस को लिबरलाइज कर रहा है, तो इसको तो आप हटा दो। ये इकोनॉमिक फंडिंग की बात कर रहा है, लिबरल्स की बात नहीं कर रहा है फिलहाल। ठीक है, थर्ड क्या लिखा है? फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वल बिफोर लॉ। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। ठीक है, कि लिबरल नेशनलिस्ट क्या चाहते थे कि सबको आजादी मिलनी चाहिए और कानून के सामने सब इक्वल होने चाहिए। ठीक है, चलिए, among which classes did the idea of national unity following the abolition of aristocratic privileges gain popularity? तो देखो, कौन सी क्लास में आप देखोगे कि आइडिया नेशनल जो नेशनल यूनिटी का आइडिया था, ये सबसे पहले किसके दिमाग में आया? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा बार क्रांति करने वाली एक ही पावर थी, सबसे ज्यादा क्रांति करने वाली जो तो सबसे हर जगह जहां पे क्रांति करी है वो किसने करी है? लिबरल मिडिल क्लास ने ही रेवोल्यूशन करे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द क्लास। अब इसमें क्लास पहचाननी है आपको। दे ओन स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। कंट्री साइड मतलब जैसे जो मेन कंट्री इनके साइड साइड में जो देखोगे, यानी कि आउटस्कर्ट्स वाले एरियाज में इनके वहां पे घर होते थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी। अब तो आप लोग समझ ही गए होगे, है ना, कि डिप्लोमेसी के लिए, और इन्हीं के साथ में इन्हीं के आपस में रिश्ते भी होते थे, है ना, टाइज ऑफ मैरिज से। कौन थे ये लोग? ये लोग थे एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन? कौन कौन से थे? तो इन्होंने क्या किया था? स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लाए थे। 1804 का सिनेरियो याद करो। कॉमन करेंसी, अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, द सिविल कोड ऑफ 1804 फ्रांस इज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या कहा जाता है? नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक भी मत छोड़ के जाना। ठीक है, चलो, सिविल कोड कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1804 में। हु डिस्ट्रॉयज डेमोक्रेसी इन फ्रांस थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की? अब याद करो, मोनार्की में अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जाओगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि क्या हो रहा है। देखो, अगर आप सबसे पहले देखोगे तो सबसे पहले आपको एक चीज समझ आ जाएगी। क्या? 1789 में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और उसके बाद क्या कहते हैं कि जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट ने क्या किया? अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया 1791 के अराउंड अराउंड। उसके बाद क्या हुआ? नेशनल असेंबली में अपना नाम कन्वर्ट किया। नेशनल असेंबली के बाद डायरेक्टरी का रूल आ गया। डायरेक्टरी इतनी ज्यादा कमजोर पड़ गई कि डायरेक्टरी की कमजोर पड़ते ही कौन आ गया? नेपोलियन आ गया। तो यानी कि डेमोक्रेसी को फ्रांस में किसने, डेमोक्रेसी जो बेसिकली आ गई थी, जो आपका डायरेक्टरी ले आई थी नेशनल असेंबली, उसको किसने खत्म किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, क्लियर है? चलिए, विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी। देखो, धीरे धीरे जब क्रांतिकारियों वाली जो रेवोल्यूशनरी वॉर शुरू हुई तो फ्रेंच आर्मीज ने क्या किया? नेपोलियन की आर्मी क्या करती थी? जाती थी अलग अलग देशों में और राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म की भावनाओं को भड़काती थी। ठीक है, इससे लोगों को लगता था कि ये बहुत अच्छा बंदा है और उसके द्वारा फिर राज करा जाता था, और जब कंट्रोल कर लेता था तो उसके बाद उधर उधर उन लोगों को परेशान भी करता था, सेंसरशिप लगा के, कई सारी चीजें कर करके। ठीक है, तो नेशनलिज्म की भावना को इनने आगे बढ़ाया। नेक्स्ट देखो, द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज डिक्लेयर्ड दैट द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन वाज। फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने क्या डिक्लेयर किया था? दैट द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन वाज टू कॉन्कर द पीपल ऑफ यूरोप, टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्टिनिज्म। देखो, सिंपल सी बात है, जो फ्रांसीसी क्रांति में जो लोग थे, उन्होंने इतना तो बता दिया था कि अब जो फ्रेंच नेशन है वो कैसा रहेगा। कैसा रहेगा? टू कॉन्कर द पीपल ऑफ यूरोप? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। सेकंड, टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि जो डेस्पोटिज्म था, डेस्पोटिज्म मतलब गुलामी, दास्ता वाली जो सिचुएशन है, वहां से अब हम लोग यूरोप के लोगों को निकालेंगे। ठीक है, टू स्ट्रेंथन एब्सोल्यूट मोनार्कीज इन ऑल। नहीं, मोनार्कीज को थोड़ी स्ट्रेंथन मजबूत करने के लिए किया गया था, लोगों को मजबूत करने के लिए किया गया था। फिर टू प्रोपोगेट द कल्चर ऑफ फ्रांस। नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, दी बेस्ट ऑप्शन। विच एक्शंस वर नॉट टेकन इन द नेम ऑफ नेशन ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन? कौन कौन से एक्शंस नहीं लिए गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम पर, है ना, कौन कौन से? तो सबसे पहला, हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ टेकन, मार्टर्स, ये तो हुआ था। रोमांटिसिज्म याद है, कई सारे हिम्स बने थे, मर्सिलिस बना था। ठीक है ना, रॉजर दे लाइल, नाम याद है क्या था? रॉजर दे लाइल, है ना। इसने क्या लिखा था? इसने फ्रांस का नेशनल एंथम लिखा था, जिसका इंग्लिश में मतलब क्या है? गॉड सेव आवर किंग। ठीक है, तो ये सब तो हुआ था, सी तो ऑप्शन है, सी तो मतलब ठीक है ना। फिर क्या लिखा है? आर्मी वॉज फॉर्म्ड, सो और एक और क्या है? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो फ्रांस में
कभी भी ना सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं बना था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी ही होगा। फ्रांस में कभी भी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड बिकेम द कॉमन लैंग्वेज नेशन, कहां पर हुआ था? देखो, अगर आप देखोगे कि रशिया ने क्या किया, अटैक किया किस पे? पोलैंड पे। पोलैंड मतलब उनको दे दिया गया था, तो वहां पर रशिया ने अपने कल्चर को थोपने की कोशिश करी थी। तो यहां पर क्या किया गया था, जो रीजनल डायलेक्ट है ना पोलैंड में, उसको हटा दिया गया था। मतलब जो पॉलिश भाषा है उसको हटाई गई थी, पॉलिश लैंग्वेज को हटाया गया था और वहां पर रशियन लैंग्वेज को इंपोज किया गया था। तो आंसर इसका क्या होगा? पॉलिश लैंग्वेज। ठीक है। What was the new name of the state general? सबको पता है क्या था? नेशनल असेंबली। What emphasized the notion of united community enjoying equal rights under a constituency? देखो, किस किस ने इंस्टेट दो एक ऐसे वर्ड्स थे, जब मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में बताया था कि ये ऐसे शब्द थे जिन्होंने बेसिकली एम्फेसाइज किया क्या, कि कैसे जो कम्युनिटी है वो इक्वल राइट्स को एंजॉय करेगी। तो दो शब्द थे, ला पात्रे, फादरलैंड, भाईचारा, है ना, और सिटीजनशिप की बात करी थी मैंने, कि कैसे जो लैंड है ये सिटीजन्स को बिलोंग करती है, ये फादरलैंड को बिलोंग करती है, ये फादर्स को बिलोंग करती है, हमारे फोर फादर्स को बिलोंग करती है, किसी राजा को बिलोंग नहीं करती। ये क्यों किया गया था? ताकि यूनाइटेड कम्युनिटी जो है इक्वल राइट्स मिल सके सबको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1789, France was a full-fledged territorial state under the rule of which? 1789 में किसके कंट्रोल में थी? एक एब्सोल्यूट मोनार्क के कंट्रोल में। नेक्स्ट, कौन था मोनार्क? लुइस 16। When did the French Revolution started? 1789. Next, which of the following statement about the French Revolution is correct? कौन सा स्टेटमेंट है जो फ्रेंच रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग करेक्ट है? तो सबसे पहला देखोगे, आफ्टर द एंड ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन इट वाज प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। देखो, जब फ्रेंच रिवोल्यूशन खत्म हुआ तो ऐसा माना गया कि अब जो लोग हैं, क्या वहां पे डेमोक्रेसी आ गई थी पूरी पूरी? खुद सोचना, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या वहां पे पूरी पूरी डेमोक्रेसी आ गई थी? क्या वहां पे लोगों को ये ताकत मिल गई थी कि फाइनली अब जो है हम लोग ही सरकार बनाएंगे? ठीक है, चलो इसको देखते हैं, ध्यान से पढ़ना। फ्रांस विल हैव अ मोनार्की एंड विल बी हेडेड बाय मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली। क्या फ्रेंच रिवोल्यूशन जब के बारे में क्या फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में करेक्ट है कि फ्रांस के पास अब मोनार्की होगी? ठीक है, और ये कौन हेड करेगा इनको? मेंबर ऑफ कोई भी रॉयल फैमिली का मेंबर जो है वो हेड करेगा, है ना। तो ऐसा तो कुछ नहीं था कि फ्रांस के पास मोनार्की होगी और वो हेड करेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। A centralized administratum will be put in place to formulate uniform laws for all its citizens, और imposition of internal custom duties and dues will continue to exist in France। अब ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें सही वाला पूछा गया है। ठीक है, तो एक चीज तो आप याद रखो, कस्टम ड्यूटीज को तो हमने अबॉलिश कर ही दिया था, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को तो हमने अबॉलिश कर दिया था। तो ये तो करेक्ट नहीं हो सकती। जब ये करेक्ट नहीं हो सकती तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। अब आ जाओ ए और सी पे। तो ए में सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखो, आफ्टर द एंड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इट वाज प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एंड होने के बाद भी नेपोलियन बोनापार्टे राजा बन चुका था। ठीक है, और लोगों के हाथ में पावर नहीं आई थी। ठीक है, तो ये भी आपका कट हो गया। ये कट होते ही आपका सी भी गया, ऑप्शन में आपका क्या बचा? सेकंड और थर्ड। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस को आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म? तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की भूमिका कहां पर आई थी? फ्रेंच रिवोल्यूशन में। अर्नस्ट रेनन बिलीव दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर तो क्या था? इनहैबिटेंट सिटीजंस। ठीक है, चलिए पिक आउट द करेक्ट डेफिनेशन टू प्लेबिसाइड। क्या होता है प्लेबिसाइड? मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम होता है, याद करो बताया था, जिसमें सारे रीजन्स के को एक्सेप्ट किया जाता था कि आपको ये जो वोट सिस्टम है ये एक्सेप्ट करोगे, आप रिजेक्ट करोगे। फाइनली हम 100 क्वेश्चन पे 100 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन पे हम लोग शेयर करके इस क्वेश्चन को देख के फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नेशन स्टेट्स? नेशन स्टेट्स मैंने बताया था कल्चरल सिमिलर आइडेंटिटी शेयर करने वाले, सिमिलर कल्चर शेयर करने वाले लोग। तो पहला क्या लिखा है? सिटीजन्स शेयर अ कॉमन सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी और हिस्ट्री। ट्रू पूछा है, ट्रू तो है, यही होता है ना नेशन स्टेट में। सेकंड, नेशन स्टेट इज स्टेट रूल्ड बाय वन एब्सोल्यूट रूलर। नहीं नहीं, नेशन स्टेट कभी भी ऐसी नहीं होती, वहां पे कई सारे लोग होते हैं, जो पूरी डेमोक्रेसी वाला सिस्टम होता है। ठीक है, कॉमननेस इज फोर्स थ्रू लिंग्विस्टिक फैक्टर। नहीं, सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे क्या कॉमननेस आती है? नहीं, कल्चर के बेसिस पे भी, एथनिसिटी के बेसिस पे भी कॉमननेस रहती है।
डी, नेशन स्टेट्स आर डायरेक्टली रूल्ड बाय द पीपल एंड बेस्ड ऑन हेट्रोजेनेशन, नहीं हेट्रोजेनेशन नहीं, होमोजेनेशन, अलग अलग थोड़ी होते हैं लोग। हेट्रोजेनाइजेशन क्या होता है? हेट्रोजेनाइजेशन का मतलब होता है कि अलग अलग कल्चर के लोग जो है वो राज कर रहे हैं, नहीं। होमोजेनाइजेशन होता है जिसमें सिमिलर कल्चर के लोग कंट्रोल राज करते हैं, ठीक है। ये वाला चैप्टर हमारा यहाँ पे प्रॉपरली एंड हो गया। 100 MCQs की ये सीरीज थी। 100 MCQs जिसने कर लिए हैं वो 110% इस चैप्टर में कभी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। इन एमसीक्यूज वाली सीरीज को और इस पूरे पैकेज को आप लोग करके जाना। इसके हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स बहुत जल्दी ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस क्लास को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। इसको एक बटन को दबाने को ज्यादा जाता नहीं, लेकिन हम लोगों की बहुत मेहनत लगती है। 100 MCQs को बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। आई होप आप लोग इस चीज को समझेंगे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। थैंक यू।